गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र भी आप लोग बोल लेते हैं, उसका चौथा नंबर चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और पता है खुशी की बात क्या है, चौथा नंबर चैप्टर के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, टोटल हम आज के इस वीडियो में वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। यानी कि आज का ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर कहीं एक ही वीडियो में खत्म कर रहे हैं तो कहीं ये बड़ा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखेंगे ना तो देखेंगे कि 2 नंबर वाला प्रश्न तो कम, 5 नंबर वाला प्रश्न ही इस चैप्टर से ज्यादा पूछा गया है। 5 नंबर वाला प्रश्न ही इस चैप्टर से ज्यादा पूछा गया है। तो ये चैप्टर ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे, एकदम विद कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। प्यारे बच्चों, हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि बताओ कि अभी तक पूरे सिविक्स में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसमें एक कॉमन चीज क्या है, आपका जवाब क्या होगा? जो कि हर एक चैप्टर में उस वर्ड का यूज होता है, हर एक चैप्टर में उस वर्ड का यूज होता है। वो कॉमन वर्ड क्या है जो कि हमें सिविक्स में पढ़ना है? तो आप कहेंगे कि सर वो वर्ड है लोकतंत्र। कहेंगे ना कि सर हम पूरे सिविक्स में तो लोकतंत्र के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, पूरे सिविक्स में कि आखिर लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र की क्या खामियां हैं, लोकतंत्र की क्या अच्छाइयां हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे ना। बताइए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़े हैं ना वो सिर्फ लोकतंत्र के बारे में ही पढ़े हैं। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोकतंत्र की उपलब्धियों को जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र कितना बढ़िया है। अगर लोकतंत्र बढ़िया है तो कितना बढ़िया है। जैसे परीक्षा में एक कॉपी जांच करने वाला नंबर देता है ना कि आखिर ये लड़का पढ़ने में तेज है तो कितना पढ़ने में तेज है, वो नंबर के अनुसार पता चलता है। अगर 100 में से 80 नंबर मिल गया तो मतलब लड़का भाई अच्छा है, 90 नंबर मिल गया तो आओ अच्छा है, 95 मिल गया तो आओ अच्छा है, 99 मिल गया तो सबसे ज्यादा अच्छा है, होता है ना। उसी तरीके से प्यारे बच्चों लोकतंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। समझ गए ना, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए कि लोकतंत्र कितना अच्छा है, अगर लोकतंत्र खराब है तो कहां से खराब है, लोकतंत्र में किस तरीके से लोग रहते हैं। समझ गए। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन शॉट में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर अगले 1-1.25 घंटे तक आप हमारे साथ एकदम अच्छे तरीके से जुड़ करके रहते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि विथ कॉन्सेप्ट ये पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एकदम आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोकतंत्र की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकतंत्र की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। समझ गए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके आगे हम लोग बढ़े, अगर बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सारे छूटे हुए पीडीएफ हैं आपके, वो सारे नोट्स हम आपको दे दें। ठीक है, जैसे हिंदी का कुछ नोट्स छूटा हुआ है 2-3 चैप्टर का, वो हम आपको दे देंगे। अंग्रेजी का कुछ नोट्स छूटा हुआ है, अंग्रेजी का तो डलाया ही नहीं है, वो हम अंग्रेजी का भी डालने का आज प्रयास करेंगे। तो जितने भी आपके बचे हुए नोट्स हैं ना वो टोटल आज हम देने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए। तो जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं भाई, आराम से आप लोग जुड़ जाइएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कल हम आपको क्लास में कुछ चीजें बताए थे कि भाई जो बच्चे पटना आना चाहते हैं हमसे मिलने के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो हमने सोचा कि वो सब अब झमेला ही हटा देते हैं। जो बच्चे स्वतंत्र हैं आ सकते हैं, आराम से आइए प्यारे बच्चों, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, आराम से आइए और आराम से हमसे मिल लीजिए। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम डेट और एड्रेस सब कुछ बता देंगे, उस अनुसार आप वहां पर पहुंच जाइएगा। समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को शुरू करें। आप लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे ना एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से लाइक वाला बटन को भी दबा दीजिए।
ठीक है ना। लाइक वाले बटन को भगवान समझ करके उसको एक बार स्पर्श कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्रैश कोर्स के बारे में बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स आपका 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं अब प्यारे बच्चों डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र जिसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, प्रजातंत्र। जिसका दूसरा नाम है प्रजातंत्र, या फिर इसका एक और नाम है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग जनतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतंत्र का ना 2-3 नाम है, समझ गए। लोकतंत्र हो गया, प्रजातंत्र हो गया, या फिर जनतंत्र हो गया। हम 2-3 नाम से लोकतंत्र को बुलाते हैं। और अगर हम आपसे ये, अच्छा आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, पूरे विश्व में कितने देश होंगे अभी लगभग, बताइए तो। अभी पूरे देश में कितने देश, अभी पूरे विश्व में कितने देश हैं? जैसे मोटा मोटी आप लोग 5-7-8 का नाम जानते होंगे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चीन, अमेरिका, ये सब नाम आप लोग जानते होंगे, समझ गए ना। लेकिन हम अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में कितने देश हैं, तो आप कहेंगे कि सर पूरे विश्व में लगभग 195 देश है। समझ गए ना, पूरे विश्व में 195 देश है। अब हम भी प्यारे बच्चों इंटरनेट पर सर्च किए थे तो ये चीज हमें मिला था। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन हाँ इंटरनेट पर यही दिया गया है कि पूरे विश्व में 195 देश है। कहीं कहीं पर 200 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन नहीं, पूरे विश्व में ना 195 देश है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस 195 में से प्यारे बच्चों लगभग 100 देश ऐसा है, ध्यान रखिएगा, 195 में से 100 देश ऐसा है जहां क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है ना, जहां क्या है, लोकतंत्र है। 100 देश ऐसा है जहां क्या है, लोकतंत्र है। यानी कि पूरे विश्व के लगभग 100 देश में लोकतंत्र है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है बात। पूरे विश्व के 100 देश में लगभग क्या है, लोकतंत्र है। अब जाहिर सी बात है कि जहां 100 देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। देखिए शासन प्रणाली ना बहुत तरह की होती है। शासन प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत तरह की है। जैसे हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। हमारे देश भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों हम शासन प्रणाली के बारे में अगर बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो बहुत तरह का शासन प्रणाली होता है, जिसमें एक तो होता है लोकतांत्रिक, ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है, एक होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसे भारत में आप लोग देखते हैं, और एक दूसरा होता है प्यारे बच्चों वो है गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है ना, एक दूसरा है गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक, सारे बच्चे को समझ में आया, हाँ या ना बोलिए। तो शासन प्रणाली जो होता है ना वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो हम लोकतांत्रिक और एक गैर लोकतांत्रिक, यानी कि वैसा देश जहां लोकतंत्र है उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, और दूसरा गैर लोकतांत्रिक यानी कि वैसा देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है उसे गैर लोकतांत्रिक कहते हैं। समझ गए। अब आप कहिएगा कि सर तो जहां पर गैर लोकतांत्रिक यानी कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर कौन सा शासन प्रणाली होता होगा, समझ में आ रहा है ना। जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर कैसा शासन प्रणाली होता होगा। तो अगर प्यारे बच्चों हम बात करें इसके बारे में तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत तरह के शासन प्रणाली होते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग देखते थे कि राजशाही होता था। राजशाही यानी कि एक राजा होता था और वो राजा ही क्या करता था, शासन चलाता था, तो राजशाही होता था प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई एक राजा हुए, समझ गए ना, कई एक राजा। जैसे पहले अगर आप लोग मगध सम्राट में, सॉरी क्या बोलते हैं, मगध नहीं, बाबर, हुमायूं, ये सब क्या था, मगध बार बार आ रहा है हमारे दिमाग में, ये ना भूल रहे हैं, वो वर्ड ना घूम रहा है हम, लेकिन हम उसको भूल रहे हैं। तो कैसा शासक बोला जाता है जरा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके बताइएगा। जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, मुगल, सॉरी हाँ मुगल, समझ गए ना। हाँ देखिए अब भूल रहे थे, बार बार मगध याद आ जा रहा था। तो मुगल, ये जो मुगल राजवंश के थे, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां था, औरंगजेब था, ये सब प्यारे बच्चों मुगल राजवंश के थे। वो सब क्या थे, राजा थे। वो सब क्या थे, राजा थे।
उसके अलावा राजा कुछ अच्छे भी हुए, कुछ राजा खराब भी हुए। जैसे अगर राजा मेटरनिक्स जैसा मिल जाए तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि कोई बढ़िया से खुश रह पाएगा? अगर राजा मेटरनिक्स के जैसा मिल जाए तो कोई बढ़िया से खुश रह पाएगा? नहीं ना। तो राजशाही में क्या होता है कि अगर राजा बढ़िया रहे तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर राजा खराब आ जाए, अगर मेटरनिक के जैसा राजा आ जाए, तब उसको भाई जनता की भलाई से कोई मतलब ही ना रहेगा, वो तो सब शासन करना जानेगा। तो पहला एक शासन प्रणाली है जिसका नाम है राजशाही। समझ गए ना, जिसको राजतंत्र भी कहते हैं। राजशाही की जगह पर आप लोग चाहे तो राजतंत्र भी कह सकते हैं। समझ गए ना, राजतंत्र भी कह सकते हैं। या फिर दूसरा प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा की बात कर लेते हैं, तो दूसरा होता है तानाशाही। तानाशाही। अब आप लोग जैसे उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है उसको जानते होंगे, नाम क्या है? किम जोंग करके कुछ नाम है। समझ गए ना, किम जोंग, इस प्रकार से करके कुछ नाम है ना। ये प्यारे बच्चों एक तानाशाह शासक है। इसके खिलाफ में जो बोलता है ना, सीधे उसका 6 इंच छोटा करवा देता है। समझ गए, ये इतना तानाशाह शासक है। तो तानाशाही में क्या होता है कि जनता को खुश रहना ही पड़ता है, अब चाहे मन से रहिए या डर से रहिए। समझ गए ना, जनता को खुश रहना ही पड़ता है, चाहे आप मन से रहिए या फिर डर से रहिए। अगर मन से रहिएगा तब तो अच्छी बात है, राजा कुछ नहीं करेगा। अगर मन से नहीं रहिएगा तो डर से करिए, नहीं तो अगर राजा के खिलाफ बोलिएगा तो, समझ रहे हैं ना बात को, 6 इंच छोटा। समझ रहे हैं? तो ये प्यारे बच्चों उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है ना, जो उत्तर कोरिया का जो प्रधानमंत्री कहिए, जो भी कह लीजिए, ऑल इन ऑल कह लीजिए, वो क्या है? तानाशाह ही है। और एक तीसरा शासन प्रणाली होता है जिसका नाम है सैनिक शासन। क्या है? सैनिक शासन। क्या नाम है जी? सैनिक शासन। कुछ बच्चे के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर एक और होता है सर, राष्ट्रपति शासन। कुछ बच्चे के मन में यह भी आ रहा होगा कि राष्ट्रपति शासन। अरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति शासन ना ये लोकतंत्र में ही आता है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन हम लोग नहीं लिखेंगे। सैनिक शासन में क्या होता है कि सत्ता का जो बागडोर होता है ना, वो सैनिकों के हाथों में चला जाता है। सत्ता का जो बागडोर होता है वो सैनिकों के हाथों में चला जाता है, यानी कि सैनिक अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। जैसे आने वाले समय में आप लोग देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक को जो मन में आता है वो करता है। समझ गए ना? तो वहां पर मुख्य रूप से कह दीजिए ना कि सैनिक ही क्या है? सर्वोपरि, लेकिन खाली नाम का है कि हाँ भाई, जैसे वहां आतंकवादी पूरा ज्यादा, आतंकवादियों को क्या करता है? सैनिक जो है ना वो सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए? पाकिस्तान में तो जहां पर सैनिक के हाथ में अगर शासन का व्यवस्था चला गया तो वहां कहते हैं कि सैनिक शासन आ गया। समझ गए? लेकिन आपके अनुसार से क्या लगता है, ये 4 प्रकार के बताए, लोकतांत्रिक प्यारे बच्चों, राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन, आपको क्या लगता है कि कौन सा शासन प्रणाली सबसे बेहतर है? आपको क्या लगता है, बताइए, कौन सा शासन प्रणाली सबसे ज्यादा बेहतर है? आप कहेंगे कि सर ये तो सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक ही है ना। सबसे बढ़िया क्या है? लोकतांत्रिक ही है, क्योंकि प्यारे बच्चों लोकतंत्र में जो मालिक होता है वो जनता है। लोकतंत्र में जो मालिक है वो कौन है? जनता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। लोकतंत्र में प्यारे बच्चों एक सबसे बड़ा खूबी यह है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं ना वो शासन करते हैं। यानी कि लोकतंत्र का परिभाषा एक ये भी हो सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का एक सटीक परिभाषा ना हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद अपने ऊपर ही शासन करती है। यानी कि हर एक जनता स्वयं या अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है, उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया था प्यारे बच्चों, बताइए? लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। उस राष्ट्रपति का क्या नाम है जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या चुना गया शासन है, यानी कि जनता के द्वारा शासन है। समझ गए ना? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। ये कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन कहे थे। समझ गए? तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र में क्या होता है ना कि जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहेगी वो उसको सत्ता पे बिठाएगी, जनता जिसको चाहेगी वो उसको सत्ता से तुरंत नीचे उतार भी देगी। समझ गए ना? क्योंकि जनता के हाथ में पूरा पावर होता है। अगर हम अब की बार नीतीश कुमार को जिताए हैं तो हो सकता है कि अगर बढ़िया काम नहीं करेंगे तो अगली बार उनको हटा भी देंगे। अब वो पलटी मार देते हैं उसका बात अलग है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा।
अगली बार अगर हम नरेंद्र मोदी जी को जिताए हैं तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को अगली बार हम हटा भी सकते हैं। समझ गए ना? वो पावर हमारे हाथ में है। जो बढ़िया काम करेगा उसको कुर्सी पर बैठे रहने देंगे, जो बढ़िया काम नहीं करेगा उसको कुर्सियां से हटा देंगे कि भाई साहब आप हट जाइए, आपका जरूरत अब बिहार राज्य को नहीं है, आपका जरूरत अब देश को नहीं है। समझ गए ना? ये बात प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। समझ गए ना? तो लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता है। सर्वोपरि कौन है? जनता है। सत्ता किसके पास, मतलब पावर किसके हाथ में है? जनता के पास में है। तब ना देखते हैं कि चाहे कितनों 5 साल दौड़ा लीजिए, 5 साल के बाद तो नेताजी को सामने आकर के हथवा जोड़ ही पड़ता है। समझ गए ना? कितनों आप दौड़ा लीजिए, 5 साल के बाद तो आकर के हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। यही तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र का गरिमा है। लोकतंत्र का गरिमा यही है कि अगर 5 साल अगर हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो 5वां साल के बाद आपको हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ना ही पड़ेगा कि पिताजी, बाबूजी, भैया जी, चाचा जी, मामा जी, मौसी जी, हमको वोट दे दीजिएगा। समझ गए ना? तो यह है लोकतंत्र का गरिमा। समझ गए ना? तो लोकतंत्र का ये क्या है? पावर है कि जहां पर राजा को भी आकर के प्रजा के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन वही राजतंत्र का बात करें तो राजतंत्र में क्या होता था? कोई राजा है, राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन गया, फिर वो मर गया तो उसका बेटा राजा मर गया, मतलब उसका वंशानुगत चलते रहता था। जैसे बाबर मरा तो उसका बेटा हुमायूं, अगर बाबर का बेटा हुमायूं मर गया तो उसका बेटा अकबर मर गया तो उसका बेटा जहांगीर मर गया तो उसका बेटा शाहजहां मर गया तो उसका बेटा औरंगजेब। 100 गो बेटा था किसका? शाहजहां का। समझ गए ना? 100 गो भाई था औरंगजेब, 99 गो को औरंगजेब मार दिया, कहा कि हम राजा बनेंगे। सोचिए, यही है राजतंत्र। समझ गए ना? तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि राजतंत्र में क्या होता था? मनमानी चलता था। जिसके पास पावर है वो राजा बनेगा। क्या होता था? कभी कभी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके जबरदस्ती उस राज्य को हथियाला और वहां का राजा हम बन गए। समझ गए ना? यानी कि वहां पर पावर के दम पर राजा बना जाता था। जिसके पास जितना शक्ति है वो राजा बनेगा, जिसके पास जितना शक्ति है वही राजा बनेगा। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा। तानाशाही में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि तानाशाही में क्या होता है भाई? हम ही राजा हैं, हमारा बात मानो, हमारा गुणगान करो। जैसे पहले राजा महाराजा का लोग गुणगान करते थे ना, अगर राजा खराब भी काम कर रहा है तो जय हो राजा जी के, जय हो राजा जी के, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप नेक है, दुनिया का सबसे बढ़िया राजा है। मतलब झूठों के तारीफ करते रहिए, डर के मारे, उसी को तानाशाही कहते हैं। समझ गए? और ये सैनिक शासन तो हम आपको बता ही दिए कि जहां पर अगर पावर सैनिकों के हाथ में चला जाए तो उसे कहते हैं क्या? सैनिक शासन। तो अगर बात किया जाए सबसे बढ़िया शासन का, तो सबसे बढ़िया शासन कौन सा है? लोकतंत्र है प्यारे बच्चों। सबसे बढ़िया शासन कौन सा है? लोकतंत्र है। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में लोकतंत्र अपना पांव पसारते जा रहा है। यानी कि लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र ऑलरेडी आ चुका है। भले ही वहां का स्वरूप अलग रहे, भले ही वहां का रूपरेखा अलग रहे, समझ गए ना, लेकिन प्यारे बच्चों लोकतंत्र है। समझ गए? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेरिका में ना लोकतंत्र है, लेकिन वहां का कुछ रूल रेगुलेशन अलग है। तो जैसे 100 देश है तो सब जगह पर लोकतंत्र तो है, लेकिन अलग अलग नियम के साथ लागू। जैसे भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, एक नेता चाहता है तो मरते दम तक भी क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बन जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब नीतीश कुमार को देखिए ना, 9 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समझ गए ना? नीतीश कुमार 9 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखिए 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, और आगे भी हो सकता है कि रहे या न रहे, तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। समझ गए? लेकिन अगर अमेरिका में चले जाइए ना, तो अमेरिका में एक नियम है कि कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। अगर 10 साल रह गया तो वो रिटायर हो गया, फिर दोबारा कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तब ना देखे थे बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और ये 10 साल तक लगातार रहे और अमेरिका को बुलंदियों पर लेकर के गए। लेकिन 10 साल के बाद ना इनको वहां से हटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र यही कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज्यादा शासन नहीं कर सकता है। समझ गए ना? 10 साल से ज्यादा शासन नहीं कर सकता ना, तो फिर वो तो मनमाना करना शुरू हो जाएगा। फिर तो अपना वो बाप का घर समझ लेगा कि देश हमारा क्या है? बाप का घर है, जैसे चलेंगे वैसे चलाएंगे। समझ गए ना?
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और बात करते हैं किस चीज के बारे में। अब बात करते हैं हम किस चीज के बारे में कि लोकतंत्र कैसे बढ़िया है, लोकतंत्र कैसे बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जन समर्थन होता है। क्या होता है? लोकतंत्र में जन समर्थन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जन समर्थन होता है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जन समर्थन यानी कि लोगों का समर्थन होता है। अगर मान लिया जाए कि हमें लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है, अगर हमें लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है तो हमें जन समर्थन चाहिए, ठीक है ना। कितनों हम पढ़ लिख लेंगे ना, कितनों हम आईएएस वाईएएस निकाल लेंगे, हमें वहां पर समर्थन नहीं मिलेगा। यहां पर लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नेता बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे? जनता के लिए बनेंगे। अगर हम राजनेता बनेंगे तो किसके ऊपर शासन करेंगे? जनता के ऊपर शासन करेंगे। तो जनता के ऊपर शासन करेंगे तो इसके लिए पहले जनता का विश्वास जीतना होगा, जनता का भरोसा जीतना होगा। आप लोग देखते होंगे कि आपके पंचायत में जब मुखिया का चुनाव होता है तो वैसे आदमी को वोट देते हैं जो कि आपको समय पर सब कुछ कर दे। अगर राशन कार्ड नहीं बनल है तो राशन कार्ड दे दे, अगर गांव में नली गली नहीं है तो नली गली दे दे। अगर नहीं देता है तो फिर आप कहते हैं ना, है नली गली अगर नहीं देता है तो आप कहते हैं ना कि अरे ये मुखिया के साइन हम क्या देवे नहीं करेंगे, वोटे नहीं देंगे, ये तो कुछ नहीं करता है, ये तो एक नंबर पी के पड़ल रहता है। समझ गए ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वैसे ही प्यारे बच्चों, जन समर्थन जरूरी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबी है जन समर्थन, कि यहां पर राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है, जन समर्थन है। जनता जिसको समर्थन करेगा बस वही राजा बनेगा। जनता जिसको समर्थन करेगा वही राजा बनेगा। लेकिन हां, लोकतंत्र में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। लोकतंत्र में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो लोकतंत्र में कुछ बुराइयां भी हैं। समझ में आ रहा है ना बात को? तो लोकतंत्र में क्या क्या बुराइयां हैं, जैसे प्यारे बच्चों देखिए, लोकतंत्र में क्या है ना कि थोड़ा सा अगर यहां के न्यायपालिका के बारे में बात करें, अगर लोकतंत्र में हम न्यायपालिका के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका, अगर हम लोकतंत्र में न्यायपालिका के बारे में बातचीत करें तो ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या है, स्लो काम करता है। समझ गए ना? न्यायपालिका जो है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मुजरिम है, ठीक है, वो कोई मान लिया कि कोई बहुत बड़ा क्या अपराध कर दिया। अगर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया ना तो उसको पहले क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में बंद किया जाता है। फिर उस पर जो कोर्ट होता है, कोर्ट में फैसला होता है। पहले लोअर कोर्ट में फैसला हुआ, वहां से अगर संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और इतना प्रोसेस करते करते ना कई वर्ष बीत जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? यहां पर उतना प्रोसेस करते करते कई बरस बीत जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो न्याय प्रक्रिया है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? पहले आप लोग राजा महाराजा को देखते होंगे, ऑन द स्पॉट फैसला। समझ गए? एकदम भाई राजा का दरबार लगा हुआ है और वहां पर मुजरिम को पकड़ करके लेके आया, और राजा जी क्या किए? फैसला दोनों पक्ष का सुने और फैसला सुना दिए कि जाओ भाई दोनों को 100 कोड़ा मार करके छोड़ दो। होता था ना, जाओ दोनों को 100 कोड़ा मारो। अब तुरंत गया मंत्री के पास आदमी आया, एकदम 100 कोड़ा मारा और उसको छोड़ दिया, जाओ तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। समझ गए? तो ये होता है प्यारे बच्चों राजतंत्र। तो राजतंत्र में फैसला जल्दीबाजी में हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि जल्दीबाजी में लिया गया हर एक फैसला सही नहीं होता है। समझ गए ना? तो राजतंत्र में फैसला तो जल्दी से ले लिया जाता है, लेकिन अक्सर गलत फैसला लिया जाता है। समझ गए ना? राजतंत्र में फैसला जल्दी तो ले लिया जाता है, लेकिन अक्सर गलत फैसला लिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र में देर से फैसला लिया जाता है, लेकिन सही फैसला लिया जाता है। समझ गए ना? लोकतंत्र में फैसला देर से लिया जाता है, लेकिन सही फैसला, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाला कहानी है लोकतंत्र के साथ। समझ गए ना? लोकतंत्र के साथ देर आए दुरुस्त आए वाला कहानी है। अब बात कर लेते हैं और कुछ लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र का प्यारे बच्चों उपलब्धि यह है कि यहां पर लोगों को ना समान अवसर मिलता है। लोगों को समान अवसर मिलता है। समान अवसर अनेक चीजों में मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि वोट देने की बात करते हैं तो सब लोगों को समान अवसर मिलता है। अब चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर एक गली मोहल्ले का छोटा सा मजदूर हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी कि उन लोग वहां पर ना सबको समान अवसर है। वहां पर क्या है? सब लोगों को समान अवसर ही दिया गया है हर एक चीजों में। अगर नियम कानून है तो वो सबके लिए है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए है और जो पैसा वाला आदमी है उसके लिए नियम कानून नहीं है। अगर नियम कानून है तो सबके लिए बराबर है, अगर नियम कानून नहीं है तो सबके लिए बराबर नहीं है। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर सब लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। अच्छा, आज आप लोगों के स्कूल में छुट्टी है ना? जरा बताइएगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। आज तो आप लोगों का छुट्टी है जी। आज तो, हाँ, आज तो आप लोग का छुट्टी है। आज शायद क्या ईद वगैरह भी कुछ है, और हिंदुओं का एक पर्व है अनंत चतुर्दशी, शायद। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आज शायद छुट्टी होगा आप लोगों का। तो आज छुट्टी है तो ना, फिर आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना? आराम से पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? हाँ, छुट्टी है ना? यस सर। चलिए, तो जरा ध्यान से समझिएगा, लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में लोगों को समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में लोगों को क्या मिलता है? समान अवसर मिलता है। उसके अलावा व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलता है। लोकतंत्र में क्या मिलता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलता है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलता है। उसके अलावा अभी हम आपको बताया ना कि लोग यहां पर क्या है? स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को करने के लिए। अब जो कानून से विपरीत है उसको तो करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो कानून के तहत है उसको करने के लिए क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके अलावा लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के पास अपना गरिमा होता है। समझ गए ना? ये गरिमा उनको तब पता चलता है जब नेताजी उनके सामने आकर के कहते हैं, चाचा अब की बार बस वोटवा देकर के हमरा जिता दे हो, अगला बार तो इस सड़किया बनाइए देवे। समझ गए ना? होता है ना? बस अब की बार एक बार अपन नजर, एक बार अगर हमरा पर ध्यान दे दे ना, तो अब की बार तो सड़किया बन जेते। पिछला बार फंड न मिल रही हल, आप उससे सवाल करिएगा तो पिछला 5 साल रहे तो काहे नहीं बनाए? पिछला 5 साल रहे तो सड़किया बना देना चाहिए था ना। तो कहेंगे पिछला बार चाचा बड़ी प्रयास कर लिए, पास उस तो करवाइए दिली हल, फंड भी पास करवा दिली हल, मंत्री जी से बात भी हो गई हल, लेकिन अंतिम में जाकर के जरा सा अटक गए। अब की में वो बस निकल जेते, पूरा हथिया निकल गए, जैसा पूछिया अटकल है, बस पूछिया अटकल है, बस निकल जेते अबरी। समझ गए ना? यानी कि किसी भी तरीके से हो लेकिन वोट मांगा जाता है। समझ गए ना? यही होता है ना? तो ये प्यारे बच्चों क्या है? लोकतंत्र का गरिमा है कि आकर के सबके सामने झुकना ही पड़ता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर बातचीत किया जाए लोकतंत्र के बारे में ना, तो यहां पर क्या है? बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अगर बहुत कुछ अच्छा रहते के बाद में भी बहुत कुछ अगर थोड़ा बहुत खराब भी है, अगर सब लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा है, तो उसको लोकतंत्र में द्वंद्ववाद भी कहा जाता है। समझ गए ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए? हाँ। अच्छा, दूसरा लोकतंत्र का ये तो गुण हो गया प्यारे बच्चों। लोकतंत्र का ये क्या हो गया? लोकतंत्र का ये क्या हो गया? खूबी हो गया। लोकतंत्र का ये क्या हो गया? खूबी हो गया। दूसरी बात, अगर हम लोग बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में क्या है ना कि लोकतंत्र का अगर गुण के बारे में बातचीत किया जाए, लोकतंत्र के गुण के बारे में अगर बातचीत किया जाए, तो यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? सामाजिक विभेद को कम किया जाता है। सामाजिक विभेद को कम किया जाता है। समझ गए ना? सामाजिक विभेद मतलब समझ रहे हैं? आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, सॉरी पिछले चैप्टर में बताए थे कि सत्ता का बंटवारा बताए थे ना? बताइए। तो यहां पर लोकतंत्र में क्या है ना कि समाज में रहने वाले हर एक तबके के लोगों को, हर एक जाति के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को सत्ता में साझेदार किया जाता है। यानी कि सत्ता को बराबर तरीके से बांटा जाता है, ताकि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई मतलब किसी भी वर्ग के लोग हमसे असंतुष्ट ना हो, नाराज ना हो। तो यहां पर सामाजिक विभेद को कम किया जाता है लोकतंत्र में। समझ गए? आपस में जो टकराव है, जाति जाति के बीच में टकराव हो जाता है, ये सब को कम किया जाता है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबी है। समझ गए ना? हर एक चीज प्यारे बच्चों न्याय प्रक्रिया के तहत चलता है। ये लोकतंत्र का क्या है? सबसे बड़ा खूबी है। समझ गए? दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या है जी? दूसरा सबसे बड़ा गुण है ना कि कोई भी फैसला क्या एक व्यक्ति ले लेता है। लोकतंत्र में अगर मान लिया जाए कि कोई भी फैसला लेना हो, तो क्या नरेंद्र मोदी आएंगे और कह देंगे कि चलो आज से ये लागू हो गया तो लागू हो जाएगा? अमित शाह करके कहेंगे कि ये लागू तो लागू हो जाएगा? नहीं ना। यहां पर जो फैसला होता है प्यारे बच्चों, वो सामूहिक सहमति से लिया जाता है।
इस चीज से, सामूहिक सहमति से। कोई भी फैसला सामूहिक सहमति से लिया जाता है, समझ गए? सामूहिक सहमति से लिया जाता है। मतलब अगर कोई भी फैसला लेना हो तो अपने मन से जो मन में आया वो नहीं ले सकते हैं, सामूहिक सहमति से फैसला ले सकते हैं। अगर कोई नियम कानून भी पास कराना है तो पहले उसे लोकसभा से, राज्यसभा से, संसद में पास करना होता है, समझ गए ना? तब जाकर के वो क्या बनता है, नियम कानून बनता है। तो यहां पर कोई भी फैसला ना अपने मन से एक खास व्यक्ति नहीं ले सकता है, बल्कि सामूहिक फैसला लिया जाता है। ये लोकतंत्र का गुण है। लेकिन राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में क्या है, जैसे इसके पहले अगर कुछ साल पहले चला जाए ना, तो बगल का जो अपना देश है नेपाल, वहां राजतंत्र था, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर लोकतंत्र वहां पर भी हो गया है। तो राजतंत्र में क्या होता है, राजा जी जो बोल दिए वो नियम कानून बन गया, समझ गए ना? राजा जो बोल दिए वो फैसला हो गया, एक व्यक्ति बोल दिया वो फैसला हो गया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बोल देंगे कि ऐसा आज से होगा, तो जनता उसका विरोध करेगा, कहेगा कि नहीं होगा। अगर जनता कह देगा कि नहीं होगा तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा, कहेंगे कि ठीक है तो भाई जनता का बात सर्वोपरि है। जैसे आप लोग जान रहे थे कि कुछ दिन पहले किसान बिल लाया गया था, समझ गए ना? किसानों का बिल लाया गया था, जिसमें किसान लोग बहुत दिन तक जनसंघर्ष किए, आंदोलन किए। अंत में मोदी जी को झुकना पड़ा ना, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा ना। तो ऐसा नहीं है कि जो बिल ला दिए वो एकदम समझिए कि सर्वोपरि हो गया, कानून बन गया, नहीं। अगर जनता का इच्छा नहीं है तो वो वापस लेना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो फैसला होता है ना, वो जन समर्थन से होता है, अपने मन से नहीं होता है, सामूहिक फैसला होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई आया और अपना फैसला ले लिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये सब तो लोकतंत्र का गुण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लोकतंत्र में ना लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। लोकतंत्र में लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, हर एक मर्ज की दवा मान लेते हैं लोकतंत्र को। सोचते हैं कि अब लोकतंत्र है तो भाई हमारे पास सब कुछ है। ऐसा गलत है। जैसे कहीं पर अगर पुलिस से भिड़ना रहे, अगर जा रहे हैं पुलिस से भिड़ना रहे, पुलिस कुछ बोल दे तो तुरंत भिड़ जाता है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, हम आजाद हैं। मतलब लोकतंत्र को ना लोग हर एक मर्ज की दवा मान लेते हैं कि अगर लोकतांत्रिक देश में है तो हम कुछ कर सकते हैं। ये गलत है। अगर लोकतंत्र में तो सरकार से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, सरकार ऐसे करेगा, सरकार वैसे करेगा, सरकार ये कर देगा, हमारे लिए सरकार ये कर देगा। ऐसा गलत है। तो लोकतंत्र में ना कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जिसके वजह से अगर वो पूरा नहीं हो पाता है ना तो वो उनको निराशा हाथ लग जाता है। तो हर एक मर्ज की दवा मान लेते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, इन तमाम चीजों के, इन तमाम शिकवा शिकायतों, गिला शिकायतों के बाद भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात, लोकतंत्र में एक और खूबी है जी। दूसरी बात, एक और लोकतंत्र में खूबी है जिसको कहते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण मतलब समझते हैं? विकेंद्रीकरण मतलब हम आपको क्या बताए थे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? बताइए तो। हैं? विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? हम आपको क्या बोले थे कि पावर जो होता है ना वो स्थानीय सरकारों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। अब ऑल इन ऑल नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार के नीचे सांसद है, विधायक है, मुखिया है, सरपंच है, जिला पार्षद है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, नगर निगम में चले जाए तो मेयर हो गया, चेयरमैन हो गया, क्या महापौर हो गया, ये सब होता है ना। यानी कि विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। ध्यान रखिएगा, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब लोकतंत्र में क्या है, पावर एक व्यक्ति के पास सीमित नहीं है, यहां पर सत्ता का बंटवारा किया गया, पावर का बंटवारा किया गया है। समझ गए ना कि पूरा पावर हमारे पास नहीं रहेगा। कुछ जैसे प्रधानमंत्री हो गए तो पूरा पावर उन्हीं के पास है, नहीं, कुछ पावर राज्य में मुख्यमंत्री के पास है, और पूरा राज्य में सर्वोपरि है मुख्यमंत्री, लेकिन पूरा पावर उनके पास नहीं है, उनके नीचे पावर है। जैसे आप लोग अगर प्रशासनिक सेवा में चले जाएं तो एक जिला में डीएम सर्वोपरि होता है ना, डीएम। तो डीएम के पास पूरा पावर है लेकिन वो सब काम नहीं कर सकता है। उसके नीचे एडीएम है, एसडीओ है, सब तरह के मतलब पदाधिकारी आते हैं ना। तो यहां पर क्या है ना कि पावर का बंटवारा कर दिया गया है, और जो कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया चीज है।
अगर पावर एक व्यक्ति के हाथ में रहे ना तो वो मनमाना करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर पावर का बंटवारा किया हुआ है तो कभी वो मनमाना नहीं कर सकता है। और इसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र का बंटवारा कहते हैं, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि सरकार के द्वारा कोई योजना आया, ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो योजना आएगा उसे एकदम निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक लाने का काम कौन करेगा, विकेंद्रीकरण ही तो करेगा ना, है? अब बताइए, अगर हम प्यारे बच्चों, अगर मोदी जी दिल्ली से बैठे बैठे घोषणा कर दें कि चलो भाई आज से ये चीज लागू होगा और गांव के पास वो चीज पहुंचे ही ना, तो इस चीज में मदद कौन करता है, मदद करता है विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का जो बंटवारा है ना, पावर का जो बंटवारा है ना, ये मदद करता है। तो सत्ता जो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण है, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ बुराइयां भी है प्यारे बच्चों, समझ गए, लोकतंत्र की कुछ बुराइयां भी है, समझ गए, लोकतंत्र की बुराइयां भी है, जिसे कि सुधारने की बुराइयां, जिसे कि सुधार लेना चाहिए, समझ गए ना। जैसे 60 बरस बीत गया है, सॉरी आपके किताब के अनुसार 60 बरस है, लेकिन प्यारे बच्चों 75-76 बरस बीत गया हमारे देश की आजादी को। आपकी आजादी, हमारा देश आजाद हुआ था कब, 1947 में। लगभग 75-76 साल बीत गया है, और 76 साल बीतने के बाद भी प्यारे बच्चों भ्रष्टाचार नहीं जा रहा है। भ्रष्टाचार क्या है, नहीं जा रहा है। कोई भी सरकारी कार्यालय में जाइए तो बिना घूस ले ले काम नहीं होता है, समझ गए ना, ईमानदारी से काम नहीं होता है, समझ गए। यहां पर मीडिया अपना काम नहीं कर पा रहा। जैसे यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ, मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ, लेकिन मीडिया आजकल ना चौथा स्तंभ का भूमिका नहीं निभा रहा है। मीडिया क्या हो गया है, बिकाऊ हो गया है। मीडिया क्या हो गया है, बिकाऊ हो गया है। पैसा दीजिए तो आपके बारे में बोलेगा, तो वो मीडिया का तो काम नहीं है। मीडिया का तो काम है कि एकदम ईमानदारी के साथ जो रियल न्यूज रहे उसे छापना, उसे दिखाना। लेकिन नहीं भाई, मीडिया बहुत कुछ चीजों को दबा लेता है, जो उसे दिखाने के लिए बोला जाता है सिर्फ वही दिखाता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है मीडिया, ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं जा रहा है बताइए। ये सब लोकतंत्र का बुराई ही तो है ना। अगर लोकतंत्र मजबूत रहता, एकदम सुदृढ़ रहता, तो क्या कभी ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का बुराई है, समझ गए। अभी भी लोकतंत्र में बहुत कुछ खामियां हैं, लेकिन इन खामियों के बाद भी, लोकतंत्र में इतनी खामियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, लेकिन इन सभी खामियों के बाद भी, बुराइयों के बाद भी हम कह सकते हैं कि राजतंत्र और तानाशाही से तो बढ़िया ही है लोकतंत्र, समझ गए ना। इतना ज्यादा बुराइयों के बाद भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बाकी सभी शासन प्रणाली से बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना, है? समझ में आ रहा है। इतनी सभी बुराइयों के बाद भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। समझ में आया। तो ये सब है प्यारे बच्चों लोकतंत्र की उपलब्धियां। समझ में आया ना, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। चलिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं, यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट बताए ना, यहां से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जी, लेकिन प्रश्न के पहले हम बता दें कि रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी जरूर हराएंगे। मतलब अगर हम मेहनती हैं तो किस्मत को भी हरा सकते हैं, समझ गए ना। अगर हम मेहनती हैं तो किस्मत को भी चकमा दे सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आपको पता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, समझ गए ना, सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। और अभी हम आपको बताएं कि आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में क्या है, लोकतंत्र कायम है। 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र कायम है, परंतु आज भी सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर अंतर दिखाई देता है। लोकतंत्र में आज भी सिद्धांत के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर क्या दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक बैठे हुए हैं और हमारे बगल में एक नेताजी आकर के बैठ जाए, ज्यादा वैल्यू किनको मिलेगा, नेताजी को मिलेगा। ये क्या है, लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो सब बराबर है, लोकतंत्र में तो सब बराबर है। फिर उनको ज्यादा वैल्यू क्यों भाई, फिर उनको ज्यादा वैल्यू क्यों। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर मीडिया चौथा स्तंभ है तो बाकी 3 स्तंभ कौन है, क्या नहीं बताए हैं। अगर मीडिया चौथा स्तंभ है तो बाकी 3 स्तंभ कौन है।
मैं खेद है कि आप ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी सिविक्स में पढ़ा चुके हैं। ये हम ऑलरेडी ना सिविक्स में पढ़ा चुके हैं। कहिए सर क्या? तो आपको हम बताए थे, एक होता है कानून बनाने वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? एक होता है कानून बनाने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विधायिका। ये दूसरा होता है न्यायपालिका, और तीसरा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन होता है ना, ये तीन स्तंभ हैं लोकतंत्र के। विधायिका, विधायिका के बाद क्या? कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। समझ गए? लेकिन मीडिया आजकल चौथा स्तंभ का काम कर नहीं रहा है। समझ गए ना? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ है जिसके बदौलत लोकतंत्र चल रहा है, और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता था, लेकिन मीडिया आज तक आजकल तो कोई काम कर नहीं रहा है। समझ गए ना? ये ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, कहीं पर भी आज भी सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर अंतर दिखाई देता है, और इस अंतर को ही हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, तो आप यही कहिएगा कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अवसर और समान अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी सिद्धांत और व्यवहार के स्तर पर अंतर दिखाई पड़ता है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, अभी हम आपको बताए हैं ना विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण अभी हम आपको समझाए ना। तो कैसे परीक्षा में लिखेंगे? ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे हम लोग कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है। सरकार मतलब कोई भी योजना लाता है, सरकार के द्वारा कोई भी योजना लाया जाता है, लेकिन उन्हें यानी कि उस योजना को स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सरकार का तो योजना रहता है, लेकिन उसे सफल कौन बनाता है? स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर जो शासन कर रहे हैं वो सफल बनाते हैं, और इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्रदान होता है। यानी कि विकेंद्रीकरण है, यानी कि सत्ता का जो बंटवारा है, पावर का जो बंटवारा है, इसके बदौलत ही क्या है? लोकतंत्र में, इसके बदौलत ही क्या है? लोकतंत्र में सभी लोगों को शासन करने का अवसर प्रदान होता है। समझ गए ना? ये प्यारे बच्चों लोकतंत्र है क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोकतंत्र का ना दुरुपयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको वोट देने का अधिकार है, या फिर जब वोट पड़ता है तो गांव में आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको 500 रुपया दो तो हम वोट देंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमको जो पियाक आदमी रहेगा ना वो क्या कहेगा? हमारा है बाबू दारू पिया दो, वोट दे देंगे। समझ गए ना? तो उसको दारू पिला दीजिए, वो आपको वोट दे देगा। कुछ लोग कहेगा कि हमारा एगो धोती कुर्ता दे दीजिए, हम आपको वोट। जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग है ना वो कहेंगे कि हमको धोती कुर्ता एगो दे दीजिए, हम वोट दे देंगे। समझ गए? मतलब सब लोगों का अलग अलग डिमांड होता है। तो ये क्या है? लोकतंत्र का दुरुपयोग ही है ना। अपना जो अधिकार है उसका दुरुपयोग ही है ना। अरे भाई, हमारा अधिकार है वोट देना, अब आप दारू पी करके और साड़ी लेकर के और धोती कुर्ता लेकर के, पैसा लेकर के अगर वोट देंगे तो आदमी भी उसी प्रकार का आएगा ना। वो आज जो पैसा आपको दे रहा है ना, वो आप ही से पैसा सधा भी लेगा। एक काम करवाने जाइएगा ना तो कहेगा कि 2000 इसमें घूस लगेगा, 500 दिए थे अब 2000 उसको दीजिए। 500 रुपया वो आपको दिया था ना, अब 2000 दीजिए अपने ही काम के लिए, जबकि आप उसको चुने हैं कि वो हमारा काम करेगा, लेकिन वो आपके द्वारा चुना गया आदमी ही आप ही का काम करने के लिए आप ही से पैसा ले रहा है। समझ गए? ये लोकतंत्र का क्या है? बुराइयां हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये लोकतंत्र का क्या है? बुराइयां हैं। तो लोकतंत्र के अगर उपलब्धियों के बारे में बातचीत किया जाए तो लोकतंत्र में कुछ बढ़िया चीज भी है, तो लोकतंत्र में कुछ खराब चीज भी है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक सवाल पूछा जाता है, और सबसे पहला टॉपिक भी यही है कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? हाँ या ना? बताइए, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? आपसे जवाब अगर पूछा जाएगा हाँ या ना, क्या लिखिएगा? क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? हाँ या ना? बताइए जल्दी से। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ सर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर रहा है। कुछ ये भी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है लघुत्तरीय में कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन यह आप लोगों का गलत जवाब है। बिल्कुल लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है।
समझ गए ना। लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, समझ गए ना। सभी लोगों में कोई भेदभाव ना हो, सामाजिक विभेद को कम किया जाए, सामाजिक टकराव को कम किया जाए। तो क्या यह सब नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और जब हो रहा है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है? हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि यहां पर सत्ता का विभाजन है, सत्ता का बंटवारा है, पावर का बंटवारा है, समझ गए। सब लोगों को अपना अधिकार मिल रहा है, समझ गए। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, समझ गए ना। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर रहा है। हम कहेंगे कि हाँ, सही बात है कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, समझ गए। तो ये सवाल पूछा जाता है लघुतरीय में कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सत्ता में सबकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना। सत्ता में हर एक व्यक्ति का भागीदार हो, एक सब्जी बेचने वाला से लेकर के एक चाय बेचने वाला तक का क्या हो, सत्ता में भागीदारी हो। चाय बेचने वाला मतलब समझ रहे हैं ना, एक सब्जी बेचने वाला से लेकर के एक चाय बेचने वाला तक का क्या हो, सत्ता में भागीदारी हो। यानी कि एक मजदूर से लेकर के एक प्रधानमंत्री तक का बराबर का अधिकार हो सत्ता में, समझ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी हद तक सफल रहा है। साथ ही अब देखिए, कोई भी प्रश्न लिखने, अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो उसको पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा। सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाने वाले फैसलों के कारण लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। यानी कि लोकतंत्र में क्या है ना कि सामूहिक फैसला लिया जाता है, और जब सामूहिक फैसला लिया जाता है ना, तो लोगों का एक विश्वास होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक आदमी अगर कोई बोल दे तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर 10 आदमी बोल दे तो विश्वास कर लेते हैं, समझ गए ना। सामूहिक फैसला कहने का मतलब एक आस्था जुड़ जाता है कि चलो भाई, एक आदमी गलत बोल सकता है, 2 आदमी गलत बोल सकता है, सब तो गलत नहीं बोल सकता है, समझ गए ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सामूहिक सहमति के आधार पर लिया जाने वाला जो फैसला है ना, वो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लोकतंत्र में लोगों को समान अवसर मिल रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा बना रह रहा है, समझ गए। ये भी बात है। लोकतंत्र में आपसी विभेद और टकरावों को कम करने की संभावना बनी हुई है। ये सब कुछ हम आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं। तो ये प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, तो लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, समझ गए ना। ध्यान रखिएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ, लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, समझ गए। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर हम आपको समझाने के लिए लिख भी दिए हैं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की शिकायतें भी कम नहीं है। हालांकि इसका जवाब ये मत लिख दीजिएगा, ये अलग से हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की शिकायतें भी कम नहीं है। लोग इसे हर मर्ज की दवा मान बैठते हैं। जैसे एक होता है एंटीबायोटिक दवाई, समझ गए ना। एंटीबायोटिक दवाई का नाम जानते होंगे, एंटीबायोटिक, जिसको कि हर एक रोग में खा लीजिए ना, वो जीवाणु से, कीटाणु से लड़ेगा, आपके रोग से लड़ेगा। एंटीबायोटिक दवाई, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, शरीर को पावरफुल बनाना, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। एंटीबायोटिक का काम यही होता है, समझ गए ना। तो ये जो लोकतंत्र है ना, कुछ लोग इसको एंटीबायोटिक दवाई समझ लेते हैं, समझ गए। कुछ लोग जो हैं वो लोकतंत्र को एंटीबायोटिक दवाई समझ लेते हैं। जैसे हम कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे, कुछ दिन पहले का एक दो दिन पहले ही एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है ना, वो अपने कार को एकदम बीच रोड में पार्क कर दिया है, एकदम कार को बीच रोड में लगा दिया है। अब आया भाई पुलिस वाला गाड़ी और कार को उठाने लग गया। अगर जहां पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेंगे तो गाड़ी तो उठा करके ले जाएगा ना, फाइन भरना पड़ेगा। अब जैसे ही गाड़ी को उठाने लगा ना, वो एगो डंडा निकाला गाड़ी में से, कह रहा है कि हम पुलिस का स्टाफ है, हमारी गाड़ी को कैसे उठा लेगा। अरे तो पुलिस का स्टाफ है तो क्या कानून तोड़ेगा? कानून तोड़ने का अधिकार तो राष्ट्रपति तक को नहीं है। तू तो पुलिस का एक स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है तो क्या होगा बताइए? पुलिस का स्टाफ है तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता है उससे, समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान रखना होगा, ये चीज क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हर एक लोगों को पावर दिया गया है, समझ गए। कुछ चीज ऐसा नहीं है जिसमें कि लोगों को क्या कर लिया जाए। कुछ लोग जो है ना, वो लोकतंत्र को हर एक मर्ज की दवा मान लेते हैं, मतलब एंटीबायोटिक दवाई की तरह मान लेते हैं।
समझ गए। परंतु उम्मीदों को पूरा नहीं होने पर उनका लोकतंत्र से मोह भंग होने लगता है। लेकिन यह सत्य है कि संपूर्ण विश्व में हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प हैं उनमें लोकतंत्र ही सर्वोत्तम है। यद्यपि लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने की क्या है, आवश्यकता है। लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की क्या है, परम आवश्यकता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए। तो लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को समान अवसर है, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर कोई पुलिस का अफसर है तो वो लोगों की सेवा के लिए है, ना कि लोगों को गाली देने के लिए है। समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और आपको बताते हैं क्या अब तो। हाँ देखिए, ये वाला तो समझ गए ना कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, तो हाँ कहेंगे कि हाँ लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। अब प्यारे बच्चों बात आता है उत्तरदायी और वैध शासन का। अब बात आता है उत्तरदायी और वैध शासन का। ठीक है, उत्तरदायी और वैध शासन, यानी कि क्या लोकतंत्र जो है एक उत्तरदायी शासन है, एक वैध शासन है? आपका जवाब क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए। क्या लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है? तो हम कहेंगे कि हां करता है। क्योंकि प्यारे बच्चों पहला चीज तो हो गया, देखिए लोकतंत्र उत्तरदायी शासन का गठन करता है क्योंकि यहां पर उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। पहला क्या, इसमें 2 पॉइंट होंगे। इसमें उत्तरदायी सरकार का गठन, उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। उत्तरदायी सरकार का गठन जनादेश के द्वारा होता है, जनादेश के द्वारा होता है। जनादेश मतलब समझते हैं, यहां का जो सरकार है ना, लोकतंत्र में जो सरकार होता है, जिसके पास पावर होता है, जो शासन करता है, वो उत्तरदायी होता है। अगर उत्तरदायी नहीं होगा ना तो 5 साल के बाद जनादेश के लिए जनता के पास ही जाना है, तो जनता फिर तो उसको लतिया करके भगा देगा ना, बताइए हैं? जनता उसको लतिया करके भगा देगा ना जी, कहेगा कि जाइए हमको नहीं जरूरत है आपका। जनप्रतिनिधि जो होते हैं ना उनको जनता के पास जाना होता है, तो इसलिए वो एक उत्तरदायी शासन करते हैं। ऐसा नहीं कि बस चुनाव जीत गए उसके बाद 5 साल तक नजर भी नहीं आए, समझ गए ना, एगो गांव का नली तक नहीं बनवाए, तो वो फिर जनता के पास आने लायक आप नहीं बचिएगा, जनता के साथ फिर आने लायक नहीं बचिएगा। जैसे हम लोगों के गांव में इसके पहले ना एक विधायक थे, अभी जो विधायक है उनके पहले एक विधायक जी थे, समझ गए। वो 2 बार से जीत रहे थे और दोनों बार जब आए थे ना तो बोले थे हम लोग के गांव में कि रोड बनवा देंगे, समझ गए। 2 बार से जीत रहे थे और दोनों बार बोल करके गए थे कि भाई पिछला बार तो जैसे बताया ना वैसे बोले थे, पहला बार तो बोल दिए कि बनवा देंगे और जब 5 साल खत्म हुआ तो आए तो बोले कि सब कुछ पास हो गया है, बस थोड़ा सा बात मामला है फंसा हुआ, तुरंत बन जाएगा अगली बार। फिर एक बार बन गए लेकिन फिर नहीं वो बना पाए रोड। जब दूसरी के बार जीतने के बाद जब तीसरी बार जब वोट मांगने का बारी आया ना तो वो डर के मारे हमारे गांव में आए ही नहीं, हमारे गांव में वो आए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि गांव वाला से हम वादा किए हैं रोड बनाने का और रोड बना नहीं है, तो डर के मारे हमारे गांव के दूर से भाग गए, समझ गए, बोले कि नहीं नहीं वो गांव में नहीं जाएंगे। तो ये क्या होता है, उत्तरदायी शासन होता है, उनके प्रति जवाबदेही होता है कि नहीं अगर जनता से वादा किए हैं तो हमें करना पड़ेगा। अगर जनता से वादा नहीं किए होते तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वादा किए हैं तो उस चीज को पूरा करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये एक उत्तरदायी सरकार का क्या करता है, गठन करता है। और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा वैध सरकार का गठन करता है, समझ गए ना। लोकतंत्र क्या है, वैध सरकार का, वैध सरकार का गठन करता है, वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र क्या करता है, वैध सरकार का गठन करता है, समझ गए ना। यानी कि यहां पर जो भी कानून बनता है वो संविधान के अनुसार ही बनता है। अब सरकार को जो मन में आएगा ना वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर सरकार के मन में आ जाएगा कि हम ये कर दे वो कर दे तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों कानून बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। जो कानून बनता है ना वो संविधान के आधार पर बनता है, और चाहे संविधान हो या कानून हो, इसकी रक्षा का जिम्मा दे दिया गया है किसको, बताइए। कानून या संविधान के रक्षा का जिम्मा किसको होता है, बताइए। तो आप लोग देखते हैं कितना सोच पाते हैं। कोई भी कानून हो या संविधान हो, उसकी रक्षा का जिम्मा किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास का जिम्मा होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से न्यायालय
समझ गए ना, सर्वोच्च न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास यह जिम्मा होता है कि वो कानून को बरकरार रखे, कानून को बचा करके रखे, संविधान को बचा करके रखे। समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध शासन का गठन करता है, बताइए, तो आपका जवाब होगा कि हाँ करता है। तो अगला टॉपिक हमारा प्यारे बच्चों यही है, उत्तरदायी एवं वैध शासन। कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा समझा दिए हैं, अब कैसे लिखेंगे जरा देखिए। लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध शासन का गठन करता है, जिसमें पहला पॉइंट है उत्तरदायी सरकार का गठन। हम आपको बताया ना, उत्तरदायी सरकार का गठन किसके द्वारा होता है? जनादेश के द्वारा होता है। इसके द्वारा? जनादेश के द्वारा। तो लिखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार का गठन जो है ना, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन करते हैं। जनता द्वारा चुनी गई ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के द्वारा, जैसे हम लोग अगर चुन करके आपको बिठाए हैं भाई कि लीजिए आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो आप हमारे लिए विचार करिएगा ना, बताइए, आप हमारे लिए विचार करिएगा ना? बिल्कुल विचार करना होगा, क्योंकि हम लोग आपको जनादेश देकर के जिताए हैं। क्योंकि 5 वर्ष के बाद जनादेश के लिए पुनः जनप्रतिनिधियों को जनता के पास ही जाना पड़ता है। अगर 5 साल के बाद आपको हमारे पास ही आना है तो आप हमारे लिए तो काम करिएगा ही। अगर हमारे पास नहीं आना होता तो काम नहीं करते, लेकिन 5 साल के बाद जीत करके ना हमारे पास ही आना है, समझ गए ना, क्योंकि फिर से आपको वोट मांगना है। तो हमारे पास आने के लिए आपको क्या करना होगा? काम तो करना ही होगा। इस प्रकार अपना प्रतिनिधि चुनने की शक्ति जो है वो जनता को देकर के लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का क्या करता है? गठन करता है। समझ गए ना, अपना प्रतिनिधि चुनने की शक्ति जनता को दे करके लोकतंत्र जो है ना एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। समझ गए कि हाँ भाई जनता का असली पावर है। उसके बाद वैध सरकार का गठन हम आपको बता ही दिए कि यहां पर क्या है, कानून से चलता है, संविधान से पूरा न्यायपालिका चलता है और इसको बचाने का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो लिखे हैं कि लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। साथ ही सरकार कोई भी कानून संविधान के आधार पर ही क्या करती है? बनाती है। संविधान से हट करके कोई कानून नहीं बन सकता है। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार संविधान में निष्ठा रखने वाले लोकतंत्र वैध सरकार का गठन करते हैं। यानी कि सरकार बढ़िया काम कर रहा है, सरकार खराब काम कर रहा है, ये सब के लिए ना न्यायालय है। समझ गए ना, ये सब के लिए न्यायालय है, कोर्ट है। समझ गए ना, अगर सरकार खराब काम कर रही है तो न्यायालय उस पर नजर बनाए हुए है। समझ गए। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो पॉइंट हम यहां पर बताया ना, यहां से एक सवाल पूछा जाता है और ये सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा 5 नंबर का। देखिए हम लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, ये 5 अंक का सवाल है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। और ये सवाल लगभग 2018 में, 2019 में, 2021 में पूछा गया सवाल है। समझ गए ना, बिहार बोर्ड में। तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे कि लोकतंत्र निम्नलिखित तरह से उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, जिसमें पहला है उत्तरदायी सरकार का गठन, हम आपको बता ही दिए, और दूसरा वैध सरकार का गठन। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझा दिए हैं, सेम इसी चीज को लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, बस आपको ये चीज लिख लेना है। समझ गए, हो जाएगा ना? बताइए सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए लोकतंत्र में क्या है ना कि अगर कोई भी नियम कानून लाना है, लोकतंत्र में अगर कोई भी नियम कानून लाना है तो पहले संसद में लोग बैठते हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा में, सब जगह से, राज्यसभा से, सब जगह से क्या होता है, बहस होता है, और बहस होकर के कोई कानून पास होता है। सब तर्क वितर्क करता है कि हाँ ये कानून बढ़िया है, कोई कहता है कि नहीं ये कानून खराब है, अगर खराब है तो किस एंगल से खराब है, बढ़िया है तो कैसे बढ़िया है, वहां पर डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में क्या है, कोई बहसबाजी नहीं, मन किया कि ये आज से नियम लागू तो लागू। समझ गए ना, यही लोकतंत्र का फायदा है कि लोकतंत्र में कोई भी नियम कानून जो होता है ना वो बहसबाजी के आधार पर, यानी कि बहसा बहसी करके तैयार किया जाता है, उसमें अच्छाइयां बुराइयों पर बहस किया जाता है, उसके बाद तैयार किया जाता है। समझ गए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकतंत्र क्या है, उत्तरदायी और वैध शासन है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा गुण है। समझ गए। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों हम बात कर लें कि लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास का, है ना, लोकतंत्र में ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास, लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास, यानी कि लोकतंत्र के कंपैरिजन में, जैसे एक तरफ हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों राजतंत्र, एक तरफ हम ले लेते हैं राजतंत्र और एक तरफ हम ले लेते हैं लोकतंत्र।
ठीक है ना, एक तरफ ले लेते हैं लोकतंत्र। अगर एक लोकतांत्रिक देश है और एक राजतांत्रिक देश है तो दोनों में ज्यादा विकास कौन करेगा? अगर एक लोकतांत्रिक देश है और एक राजतांत्रिक देश है तो दोनों में ज्यादा विकास कौन करेगा? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि सर ज्यादा तो विकास ये करेगा, लोकतांत्रिक देश करेगा। मतलब कहां का जनता ज्यादा खुश रहेगा, राजतंत्र का कि लोकतंत्र का? आप कहेंगे सर लोकतंत्र का जनता ज्यादा खुश रहेगा। समझ गए ना, लोकतंत्र का जनता ज्यादा खुश रहेगा किसके मुकाबले? राजतंत्र के मुकाबले। समझ गए? समझ गए ना। और यहां से भी ये जो टॉपिक है ना, लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास, यहां से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल होता है, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर समझिएगा बात को। तो लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि यानी कि लोकतंत्र में किसी भी देश का कितना ज्यादा विकास हो रहा है। अगर कोई राजतांत्रिक देश है तो उसका विकास क्या लोकतंत्र के मुकाबला ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इन सब चीजों पर क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है। समझ में आया? जैसे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए कि लोकतांत्रिक देश का विकास दर कितना है और राजतांत्रिक देश का विकास दर कितना है, तो आप जानेंगे कि लोकतांत्रिक देश का जो विकास दर है ना, वो ज्यादा है। किसके मुकाबले? राजतांत्रिक देश के मुकाबले। समझ गए? यानी कि लोकतंत्र में विकास ज्यादा तेज गति से हो। समझ गए ना, लोकतंत्र में विकास या फिर आर्थिक समृद्धि जो है वो ज्यादा तेज गति से होता है। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। ये सवाल 5 नंबर का पूछा जाता है। समझ गए? कितना नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। तो हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कि लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। देखिए 5 नंबर वाला जब भी सवाल बनाइए ना, तो कोशिश करिए कि जवाब हम पॉइंट में दें, ताकि क्वेश्चन का जो जांच करे ना, उसको एकदम आसानी हो कि भाई बच्चा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। तो हम यहां पर चूंकि 5 नंबर वाला सवाल है तो कम से कम 3, 4, 5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा ना। हम यहां पर 3 पॉइंट आपको लिख करके बता रहे हैं। जैसे पहला, लोकतंत्र जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दोबारा जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, यानी कि जो चुने गए प्रतिनिधि है, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनको दोबारा जनता के पास जाना पड़ता है। अतः इन प्रतिनिधियों के खुशहाली लाने के लिए आर्थिक समृद्धि और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि जो जनता हमें जिताई है भाई, उन जनता को हम क्या करें, बढ़िया से देखभाल करें, बढ़िया से सेवा करें। अगर कोई कष्ट में हो तो उस कष्ट का हम क्या करें, निवारण करें। समझ गए ना? तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी चीज को दिखाता है। लोकतांत्रिक सरकारें अपनी आर्थिक नीतियां जन कल्याण की भावना को रख करके बनाता है। अगर सरकार कोई नीति बना रहा है, कोई योजना बना रहा है, तो जनता के हित में ही बनाएगा, जनता के अहित में नहीं बनाएगा, जन कल्याण के लिए बनाएगा। जन कल्याण के बिना वो नीति नहीं काम करेगा। समझ गए ना? तो अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां पर जो आर्थिक नीति बनेगा वो जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके बनता है, जिससे आर्थिक असमानता में कमी आती है और समावेशी विकास क्या हो जाता है, संभव हो पाता है। और तीसरा, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की जगह सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। हम आपको क्या बताएं कि लोकतंत्र में ना सामूहिक निर्णय लिया जाता है। यहां पर कोई व्यक्ति आकर के निर्णय नहीं लेता है। समझ गए ना? सामूहिक निर्णय लिया जाता है। इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक उत्थान हेतु नीति बनाना आसान हो जाता है, जिसमें देश में आर्थिक समृद्धि आती है और देश का विकास होता है। यानी जाहिर सी बात है कि जब निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई फैसला लेना है, तो अब हमारे दिमाग में जो चीज आया बस उसको सोचे और फैसला ले लिए। और एक होता है कि 10 गो से राय लेकर के फैसला लिए। अगर हमारे दिमाग में ये चीज काम करने का आ रहा है ना, तो हम 10 गो से पूछे, भाई ये हम काम करना सोच रहे हैं, क्या अच्छा रहेगा, वो अपना तर्क देगा। दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, वो अपना तर्क देगा। अगर हम 10 आदमी 20 आदमी से पूछेंगे ना, तो वो लोग अपना अपना अलग अलग तर्क देगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अलग तर्क देगा तो उसमें कुछ अच्छाई भी होगा, कुछ बुराई भी होगा। उन सब चीजों पर विचार किया जाएगा। तो अगर सामूहिक फैसला लिया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, अगर फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है तो वो चीज बढ़िया होता है। समझ गए? जैसे तुम अपने घर में कोई काम करते होंगे तो पापा कहते हैं कोई भी काम करने से पहले हमसे पूछ लो, क्योंकि उनको उस क्षेत्र में अनुभव ज्यादा है। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी चीज राय मशवरा से लिया जाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने मन में सोचे और वो कर दे, तो फिर तो वो तानाशाही हो गया। समझ गए ना? अगर लोकतांत्रिक है तो वहां पर सामूहिक फैसला लिया जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। तो यह प्रश्न का जवाब अगर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। समझ गए ना? कितना नंबर? 5 नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए?
यहां तक सारे बच्चे समझ गए? कहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप हमें। सारे बच्चे समझ रहे हैं ना? जल्दी से बताइए एक बार हाँ या ना। यस सर। अब जो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है सामाजिक विषमता और सामंजस्य। क्या है? सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता और सामंजस्य। सामंजस्य क्या है? सामाजिक विषमता और सामंजस्य। जरा ध्यान से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि लोकतंत्र जो है ना, वो नागरिकों को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। यहां पर क्या है? लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते हैं? जिंदगी को जीना चाहते हैं। यहां पर हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। और अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए कानून है। अगर भेदभाव होता है तो उसको कानून की तरफ से सजा भी मिलता है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना सामाजिक विषमता, ये लोकतंत्र में सामाजिक विषमता नहीं है, सामंजस्य भी नहीं है। लोकतंत्र जो है ना, वो सब लोगों को एक साथ मिलजुल के रहने के लिए प्रेरित करता है। सामंजस्य यहां पर खत्म है। मतलब यहां पर लोकतंत्र जो है ना, वो सामाजिक विभेद को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। समझ गए? तो यहां से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विषमता और सामंजस्य, ये हमारा टॉपिक है। और लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। यहां से भी एक सवाल पूछा जाता है 5 नंबर का, और ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिएगा, ये सब सवाल आपको मिल जाएगा। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लोकतंत्र में क्या है ना कि नियमित विवाद, क्या बात विवाद की ना गुंजाइश बनी रहती है। जैसे अगर आप किसी तानाशाही देश में चले जाएं, उत्तर कोरिया में चल जाइए, उत्तर कोरिया में किम जोन वाला राज्य में, वहां पर अगर एक बार कोई बोल दिया ना तो वो बोल दिया, दोबारा उस पर विचार नहीं होगा, दोबारा उस पर विचार नहीं होगा। जो बोल दिया वो फैसला हो गया। लेकिन भारत में क्या है? भारत में क्या है? अगर कहीं कोई किसी से मिस्टेक हो जाए तो कहता है कि फिर से एक बार विचार कर लीजिए। मतलब यहां पर विचार का गुंजाइश है। हमारे देश भारत में विचार का गुंजाइश है, लेकिन किसी और देश में विचार का कोई गुंजाइश ही नहीं है। राजतंत्र में विचार का गुंजाइश नहीं है। अगर राजा एक बार फैसला सुना दिया तो वो सर्वोपरि है। समझ गए ना? अगर प्यारे बच्चों वाद विवाद हो, अगर विचार हो, तो वहां पर सही निष्कर्ष लिया जा सकता है। लेकिन अगर विचार ही नहीं हो, वाद विवाद ही नहीं हो, तो वहां पर सही निर्णय लेना थोड़ा सा उचित नहीं होता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सवाल पूछा जाएगा कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। तो आपको जवाब देना है कि लोकतंत्र सामाजिक विषमताओं को हटाने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का क्या करता है? निर्माण करता है। क्योंकि पहला, लोकतंत्र में विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता होती है। लोकतंत्र में विषमताओं में सामंजस्य, यानी कि यहां पर अलग अलग चीज है, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक लिंग के लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सामंजस्य है प्यारे बच्चों, एकता के साथ रह रहे हैं। उसके अलावा लोकतंत्र जो है वो क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। लोकतंत्र में कभी ऐसा होता है कि हम अगर बिहार के इधर जहानाबाद एरिया के हैं तो हम मिथिला में चले जाएंगे तो हमारा भाषा बदल जाएगा तो लोग हमारे साथ भेदभाव करेगा? हम भोजपुर में चले जाएंगे, हमको भोजपुरी बोलने नहीं आता है तो लोग हमारे साथ भेदभाव करेगा? नहीं। तो यहां पर भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी नागरिकों को जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है, चाहे वो किसी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति के हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, सब लोगों को यहां पर समान जीवन जीने का अवसर मिलता है। उसके बाद लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करके जातीय एवं धार्मिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। समझ गए ना? सामंजस्य यानी कि सब लोगों के लिए बराबर काम करता है। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो उसके लिए ज्यादा काम होगा, मुसलमान है तो उसके लिए कम काम होगा, सिख है तो उसके लिए और कम काम होगा। ऐसा कभी होता है? नहीं। यहां पर जितने भी सारे लोग हैं, सब लोगों के लिए कानून अलग है, सबका अधिकार अपना है, सबका कर्तव्य अपना है, सब लोगों के लिए बराबर काम है, सब लोगों को बराबर नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि सब लोगों के पास एक वोट है। समझ गए ना?
चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, सबके पास एक वोट है। समझ गए? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच में क्या करता है? सामंजस्य को स्थापित करता है। समझ गए? सर आप इंग्लिश का पैनल पीडीएफ नहीं देते हैं? इंग्लिश का पैनल पीडीएफ नहीं मिलता है, देख लेते हैं अभी हम तुरंत। आज इंग्लिश का पैनल पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला है क्या? के सामने हम कॉल कर लेते हैं भाई, इंग्लिश का पैनल पीडीएफ क्यों नहीं मिलता है? हेलो, इंग्लिश का पैनल पीडीएफ काहे नहीं मिल रहा है? इसका पैनल पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होता है ना, पैनल पीडीएफ तुरंत भेज दिया करो। चलिए पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा बाबू, अभी हम बोल दिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए? चलिए, तो यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार करता है। तो ये 3 पॉइंट हम आपको बताए, इसमें और भी पॉइंट है, 5 नंबर वाला सवाल है ना। चौथा पॉइंट है कि लोकतंत्र जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है वो जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। समझ गए? लोकतंत्र जो है वो जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास को बढ़ाता है, जिससे सामाजिक विषमता में कमी आती है। और उसके बाद प्यारे बच्चों 5वां है कि समाज में व्याप्त विषमताओं को पूर्णतः समाप्त कर देना किसी भी शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। देखिए लोकतंत्र में भी कुछ अवगुण है ना, अभी हम आपको क्या बताएं कि लोकतंत्र में भी कुछ अवगुण है, लेकिन कोई ऐसा शासन प्रणाली नहीं है, चाहे राजतंत्र में चले जाइए, चाहे तानाशाही में चले जाइए, चाहे सैनिक वाला में चले जाइए, चाहे लोकतंत्र ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो अवगुण रहेगा। अगर हम में बहुत ज्यादा अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, ध्यान रखिएगा। अगर हम में बहुत ज्यादा अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो अगर किसी भी चीज में अगर बहुत ज्यादा अच्छाई है तो कुछ बुराई जरूर रहता है। समझ गए? किसी भी चीज में अगर अच्छाई है तो बुराई होता है। तो चाहे तो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा अच्छाइयां हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या है? बुराइयां हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकतंत्र में बुराइयां हैं, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था क्यों ना हो, कोई भी शासन व्यवस्था क्यों ना हो, वहां पर प्यारे बच्चों बुराई होता ही होता है। जब राम जी के शासन काल में, जब राम जी जब राजा थे, उस समय जब हल्का फल्का बुराई हो जाता था, तो अभी क्या है जी? अभी तो लोकतंत्र है ना, अभी तो कलयुग है। समझ गए? तो ये बात आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु गैर लोकतांत्रिक देशों में जहां विषमताओं को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, अगर लोकतंत्र में चले जाइए ना, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर सामाजिक भेदभाव है, विषमता है, तो उसको समझा बुझा करके खत्म किया जाता है। लेकिन अगर गैर लोकतांत्रिक जगह पर जाते हैं, गैर लोकतांत्रिक जगह पर जाते हैं ना, तो वहां पर डरा करके खत्म किया जाता है। अगर समझ बुझ नहीं रहे हैं तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और तब आज सब खत्म कर दिया जाएगा। तो गैर लोकतांत्रिक तरीका से अगर तुलना किया जाए तब तो हमारा देश बहुत बढ़िया है ना। अगर गैर लोकतांत्रिक से तुलना किया जाए तो हमारा देश बहुत बढ़िया है। बातचीत और आपसी समझदारी से विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। बातचीत और आपसी समझदारी से विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि लोकतंत्र में एक चीज तो बढ़िया होता है कि बातचीत से अगर सब कुछ सुलट जाए तो बहुत बढ़िया है। यानी कि यहां पर बातचीत करके सभी लोगों को समझाया बुझाया जाता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है। गैर लोकतांत्रिक में सीधे क्या होता है? अरे तू बात मानेगा नहीं, मारो जिसको बाहर ले जाकर 10 कोड़ा मारो। समझ गए ना? ये होता है गैर लोकतांत्रिक में। लेकिन लोकतांत्रिक में क्या होता है? अरे तुम मानेगा नहीं मानेगा, अच्छा इधर आओ, तुम अकेले में आओ, तुमको हम समझाते हैं। लोकतांत्रिक में ये होता है, अकेले में भी ले जाकर के समझाया जाता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में अकेले में ले जाकर के लतियाया जाता है, तब समझेगा वो। समझ गए ना? ये होता है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? बताइए, सारे बच्चे समझ गए? चलिए अब प्यारे बच्चों यहां से संबंधित और सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है, ये वाला। यहां से ना एक सवाल और पूछा जाता है, एक सवाल और पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है।
समझ गए? यानी कि जो लोकतंत्र है वो अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन को नहीं संभाल रहा है। अरे हम रह रहे हैं, वहां पर कोई दूसरी जाति के लोग हैं, कोई दूसरा धर्म के लोग हैं, फिर भी मिलजुल करके रह रहे हैं। कभी कभी टकराव भी हो जाता है, फिर भी लोकतंत्र में क्या होता है, पुलिस आता है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सब आकर के उसको समझाता बुझाता है। यानी कि यहां पर आपसी जो टकराव है ना उसको कम करके यहां पर रहा जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस प्रकार से है ना अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को भी संभाल रहा है। समझ गए? तो लिखेंगे कि लोकतंत्र में विभिन्न जाति समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है जी। नहीं 2 नंबर का नहीं है, यह भी 5 नंबर का ही सवाल है। समझ गए ना? सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित करती है। लोकतंत्र में क्या होता है ना कि अपने जो प्रतिद्वंदी उनको संभालने का जो प्रक्रिया है वो विकसित किया जाता है। इसे आप लोग रट करके नहीं लिखेंगे, बस प्यारे बच्चों समझ करके लिखेंगे, ठीक है? ऐसा करने से इन सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना बहुत हद तक रुक जाता है। हालांकि यह भी सही है कि कोई भी शासन विभिन्न सामाजिक समूहों के टकरावों एवं मतभेदों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। अब चाहे लोकतंत्र क्यों ना हो, पूरी तरीके से तो हम लोग सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं ना। जहां राजतंत्र है वहां पर पूरी तरीके से सब कुछ खत्म नहीं होगा, जहां लोकतंत्र है वहां पर पूरी तरीके से सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो हर एक चीजों को, हर एक सामाजिक समूह और टकराव को, मतभेद को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में मतभेदों और सामाजिक विभेदों का आदर किया जाता है। इसके लिए सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का सार्थक प्रयास किया जाता है। यानी कि यहां पर क्या है, सभी लोगों को ना ये उचित भागीदारी हो, सभी लोगों को उचित तरीके से क्या समानता देने का प्रयास किया जाता है। अभी आप लोग छुट्टी मत करिए, समझ गए ना? बस थोड़ा सा और रुक जाइए, 20-25 मिनट आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके लिए एक क्लास और फिर लग जाएगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। समझ गए ना? बस थोड़ा सा रुक जाइए, आपका चैप्टर बहुत जल्द समाप्त होगा। बस 2 टॉपिक और बचा है, बस 2 टॉपिक, ठीक है? तो यहां तक समझ गए ना? चलिए, अब प्यारे बच्चों एक सवाल आपके मन में उठता है। अब लोकतंत्र की बात कर लिए बहुत ज्यादा, अब हम बात करते हैं भारत के लोकतंत्र के बारे में। एक सवाल आता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? समझ में आ रहा है? यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। आपका जवाब क्या होगा? भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है? हम चलिए परसेंटेज आपको देते हैं, 80%, 90%, 95% या फिर 100%। आपका जवाब क्या होगा? भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है जी, बताइए तो। भारतीय लोकतंत्र जो है वो कितनी सफल है? आप कहेंगे कि सर भारतीय लोकतंत्र लगभग 95% सफल है। 100% तो नहीं कह सकते हैं, 95% जरूर कहेंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र है ना वो 95% सफल है। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताएं कि यहां पर जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, जो फैसला लिया जाता है वो उसमें थोड़ा विलंब होता है। तो ये सब क्या है, लोकतंत्र की थोड़ा बुराई है ना। अब जैसे कोई आतंकवादी भी है, अब अजमल उल कसाब को ही जानते होंगे, उसको बहुत दिन तक जेल में रखा गया था, तब जाकर के फांसी पड़ा। जाहिर सी बात है वो आतंकवादी है, वो क्राइम किया है, लोगों ने नंगी आंखों से देखा है, फिर भी उसको इतना दिन डिले किया जा रहा है। ये तो गड़बड़ है ना, उसको तो तुरंत फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का ये खूबी है भारतीय लोकतंत्र का कि यहां पर थोड़ा सा डिले सब कुछ में होता है। समझ गए? थोड़ा सा डिले क्या होता है लोकतंत्र में होता है, रफ्तार के कारण, विकास की धीमी रफ्तार। विकास का काम हो रहा है तो बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, समझ गए ना? विकास का काम भी बड़ा धीरे धीरे होता है, न्याय प्रक्रिया बड़ा धीरे धीरे होता है, न्याय में विलंब होता है। समझ गए ना? कोई आदमी कोर्ट का चक्कर लगाता है तो बेचारा जवान से बूढ़ा हो जाता है। कोई आदमी अगर कोर्ट का चक्कर लगाए ना तो जवान से बूढ़ा हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर न्याय प्रक्रिया में विलंब होता है, विकास की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। तो इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन सब कारणों। या फिर यहां पर बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, एक कहावत कहते हैं जो आपकी किताब में भी दिया गया है कि कोई निरुप हो हमें कहानी, कोई नृप हो हमें कहानी। यानी कि राजा कोई रहे, प्रधानमंत्री कोई रहे, हमें उससे क्या मतलब है। बहुत सारे गांव में अगर चले जाइए ना तो बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से सुनिएगा, अरे कोई जीते कोई हारे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आप जाके पूछिएगा कि बाबा इस बार कौन जीत रहा है,
मोदी जी जीत रहे हैं, कौन जीत रहे हैं? अरे कोई जीते कोई हारे, हमको उससे क्या मतलब है, कोई हमको खाना पीना दे ले है। अधिकांश के मुंह से यही बात सुनिएगा, जो अशिक्षित लोग हैं, समझ गए ना, उनके मुंह से यही सुनिएगा, कोई हारे कोई जीते, हमको कोई खाना पीना दे ले है, समझ गए ना, ये बात सुनिएगा। लेकिन ये प्यारे बच्चों भारतीय लोकतंत्र का कमी है। क्यों नहीं भाई, कोई हारे कोई जीते, क्यों भाई? उसी के शासन काल में हमें जीना है, तो फिर कोई हारे कोई जीते कैसे? जिसको हम जिताएंगे, जिसको हम हराएंगे वो हारेगा, जिसको हम जिताएंगे वो जीतेगा, समझ गए। दूसरी बात, भारतीय लोकतंत्र की एक और कमी है, भारतीय लोकतंत्र में एक और कमी है कि यहां पर जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, आपराधिक छवि के जो व्यक्ति हैं, उनको ना चुनाव में ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। आपराधिक छवि के, जो 10-20 को मर्डर कर दिए हैं, जो क्राइम किए हैं, जिनके मतलब जिन पर 10-20 को केस लदल है, उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए मौका दिया जाता है, समझ गए। आपराधिक छवि के व्यक्ति को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? आप लोग अधिकांश समय देखिएगा कि जो आपराधिक छवि के व्यक्ति है ना, उन्हीं को चुनाव में मौका दिया जाता है। लेकिन यह चीज कम हुआ है 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। 15वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था ना, उसके बाद ये कब हुआ? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, कौन से ईस्वी में बताइए? 15वीं लोकसभा का चुनाव किस ईस्वी में हुआ था, जल्दी से बताइए। 15वीं लोकसभा का चुनाव किस ईस्वी में हुआ था? कितने बच्चे बताएंगे? जो बताएंगे उनको इनाम मिलेगा, जल्दी से बताइए। 15वीं लोकसभा का चुनाव कितने बच्चे बता रहे हैं? सबसे पहले कौन बताते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चे बता रहे हैं, जरा देखते हैं भाई। सबसे पहला जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर ना, हाँ क्या है, ठाकुर सत्यम, ये सबसे पहले बताए हैं। वाह क्या बात है, ठाकुर सत्यम, इनका जवाब सबसे पहले आता है। उनके बाद फिर रोशन कुमार आया है, रोशन कुमार का जवाब बिल्कुल। 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों 2009 ईस्वी में, ठीक है ना, 2009 ईस्वी में। 16वीं लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो यह हुआ था 2014 ईस्वी में, और जिसमें मोदी जी जीत करके आए थे, समझ गए ना। 15वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह बने थे प्रधानमंत्री, समझ गए। 16वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2014 में, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, समझ गए। तो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कमी यह भी था प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कमी यह भी था कि यहां पर आपराधिक छवि के व्यक्ति को, कैसे छवि के व्यक्ति को, आपराधिक छवि, छवि यहां पर शायद गलत हम लिख दिए हैं, यहां पर ना छवि में हर्षिकार होता है। आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्या किया जाता था, चुनाव में टिकट दिया जाता था कि जाइए आप चुनाव लड़िए। अब डर के मारे भी लोग उन वोट दे देता था, समझ गए, डर के मारे भी वोट दे देता था। आपराधिक, जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है वो सीधे कहता है वोटवा देगा कि नहीं देगा, देगा फिर भी बता दो, नहीं देगा फिर भी बता दो। बेचारा डर के मारे कहता है कि हाँ हुजूर देंगे, कहता है कि नहीं कहता है। तो आपराधिक छवि के व्यक्तियों को क्या दिया जाता था, सीट दिया जाता था। लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद यह सब चीज घटा है, समझ गए ना। ये प्यारे बच्चों यहां पर तानाशाही व्यवस्था, अच्छा लोकतंत्र में क्या है ना कि जब तक लोग संतुष्ट नहीं हो जाए ना, तब तक उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र में है कि जब तक लोग संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन तानाशाही में क्या होता है कि जबरदस्ती संतुष्ट कर दिया जाता है, समझ गए ना, जबरदस्ती संतुष्ट कर दिया जाता है, समझ रहे बात को। तो लोकतंत्र में ये सब कुछ अच्छा चीज है, समझ गए ना। लोकतंत्र में क्या है भाई कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर रोज सवाल होता है। लोकतंत्र में हम लोग रोज सवाल करते हैं सत्ताधारी से, आप ये सत्ता पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बताइए हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से ना रोज सवाल किया जाता है, उनका रोज परीक्षा होता है। लेकिन तानाशाह में ना आप सवाल नहीं कर सकते हैं, राजतंत्र में आप सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सवाल कर सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र का ये सब क्या है, अच्छा चीज है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। टॉपिक हमारा है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, तो हम आपको बता ही दिए कि भारतीय लोकतंत्र काफी सफल है। भारत के पड़ोसी देश जहां आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नेपाल की बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है। हालांकि अब तो वहां पर लोकतंत्र आ चुका है, लेकिन पहले राजतंत्र था नेपाल में। आपको बताए थे इसके पहले वाले चैप्टर में कि नेपाल के राजा हुआ करते थे। नेपाल का राजा कौन था बताइए, ये हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन बताते हैं। आपको हम बताए थे इसके पहले वाले चैप्टर में कि नेपाल के एक राजा थे प्यारे बच्चों, उन राजा का क्या नाम था, आप लोग बताइए तो जल्दी से। अगर इसके पहले वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे ना तो एकदम अच्छे तरीके से आपको याद होगा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष वाला चैप्टर में नहीं पढ़ाए थे जी।
लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष नहीं पढ़ाए थे, बताइए तो। लोकतंत्र का राजा वहां क्या था? अरे वाह भाई, क्या बात है, आप लोग को तो याद है, ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, नेपाल के राजा का क्या नाम था? ज्ञानेंद्र नाम था, बिल्कुल सही जवाब है। तो नेपाल में क्या था जी? राजतंत्र था। वहां के लोग ना लोकतंत्र की स्थापना के लिए खूब संघर्ष किए हैं, समझ गए। वहीं भारत में लोकतंत्र की जड़ें दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? गहरी, मजबूत होती जा रही है। आपको हम बता दिए कि 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव का मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को क्या किया है? खारिज कर दिया है। जो आपराधिक छवि के व्यक्ति है ना, उनको खारिज कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, परंतु अपनी कमियों के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा अधिकाधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने में सफल रहा है। यानी कि भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, यह सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है लोकतंत्र को। यहां पर सत्ता क्या है? विकेंद्रीकृत है, मतलब पावर का बंटवारा कर दिया गया है, जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता को क्या कर देता है? स्पष्ट कर देता है। तो यह ध्यान रखिएगा, और यहां से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, यहां से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अपना तर्क दीजिए, तो आप लोग अपना तर्क दे सकते हैं। और अब है प्यारे बच्चों सबसे अंतिम टॉपिक, और यह सबसे अंतिम टॉपिक है कि भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारक तत्व, यानी कि भारतीय लोकतंत्र आखिर क्यों सफल है। भारतीय लोकतंत्र आखिर क्यों सफल है? कुछ तो कारण होगा। तो यहां से 2 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना कि भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारक तत्व, यहां से 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाएगा और 5 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पहला पूछा जाएगा कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ये 2 नंबर का सवाल है। उसमें लिखेंगे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नलिखित तरीकों से सफल हो सकता है। पहला, शिक्षा का प्रसार करके लोगों को शिक्षित किया जाए। लोगों को शिक्षित किया जाए कि भाई देखो, वोट का अधिकार होता है, वोट को व्यर्थ नहीं जाने देना है, सही आदमी को वोट देना है, जो आदमी जनता के लिए काम करे उसे वोट देना है, गलत आदमी को वोट नहीं देना है। तो लोगों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए। लोग शिक्षित होंगे तो सही मायने में लोकतंत्र सफल होगा। उसके बाद अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जिनका संख्या कम है उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया जाए, नहीं, जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या ज्यादा है, सब लोगों को बराबर नजरिए से देखा जाए और सब लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाए। तो अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से क्या करना? ध्यान देना। यह भी लोकतंत्र में क्या है? जरूरी है। उसके बाद राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना। जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना। राजनीतिक दल में सिर्फ ये नहीं कि बस किसी तरीके से कुर्सियां को हथिया लें, बस उसके बाद तो लोकतंत्र जहां जाए, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है, जो विभेद है, उसको दूर करना और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना। यह सब के कारण ही क्या है? भारतीय लोकतंत्र सफल हो रहा है। अगर ये सब काम अच्छा से हो रहा है तो भारतीय लोकतंत्र सफल होगा, और अगर ये सब काम अच्छा से नहीं हो रहा है तो भारतीय लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया 2 नंबर वाला सवाल। अब अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा ना, तो इसी सवाल को प्यारे बच्चों कुछ ऐसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र की सफलता की कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। 5 नंबर वाला सवाल अगर पूछा जाएगा तो इसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की सफलता की कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि क्या 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 शर्त है जिन शर्त की वजह से लोकतंत्र क्या सफल हो पाएगा। तो वो अगर दीर्घ उत्तर ये 5 नंबर वाला में पूछेगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा ना। तो ये प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहला है कि जनता की जागरूकता, यानी कि भारत में जनता की जागरूकता के लिए सरकार तत्पर है। राजनीतिक दल और मीडिया भारत में जनता की जागरूकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। यानी कि चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, लोगों को चाहिए, देखिए मीडिया वालों को भी चाहिए ना कि लोगों को जागरूक करे, समझ गए, कि किस तरीके से एक सही उम्मीदवार की चुनाव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? मीडिया अगर जागरूक करता है तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। उसके बाद लोकतंत्र में आस्था और विश्वास। भारत में लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था है, समझ गए ना। आमतौर पर देखते होंगे कि लोग बोलता है कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, यानी कि लोकतंत्र पर विश्वास है, ठीक है। यही कारण है कि हमने आजादी के बाद लोकतंत्र को क्या किया? अपनाया है। उसके बाद तीसरा शिक्षा। आपको हम बताए ही कि शिक्षा ही भारत में सर्वोपरि है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे ना तो अपने आप प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अपने आप लोग यहां पर सुधर जाएंगे और अपने आप सही उम्मीदवार का चुनाव होगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान करा सकती है। लोग शिक्षित होगा तब ना उसको पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। समझ गए ना। मतदाता अपने मताधिकार का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम से ही करता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है ताकि अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति लोग क्या रहें, सजग रहें। समझ गए। तो ये शिक्षा का अधिकार को भाई सब लोगों को पता होना चाहिए कि 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। समझ गए ना। 12वीं क्लास तक एकदम निःशुल्क। 12वीं तक हर हाल में सब लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए ना। ये शिक्षा का अधिकार कहता है। शिक्षा का अधिकार यहां पर है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। समझ गए ना। कोई आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप मत पढ़िए, ये मौलिक अधिकार है आपका। उसके बाद आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। लोगों को आर्थिक रूप से समान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पैसा वाला हैं तो खूब एकदम रॉयल जिंदगी जी रहे हैं और जो गरीब है उसको खूब तबाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आर्थिक रूप से लोगों को क्या समान होना होगा। आर्थिक समानता स्थापित करके ही लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। बस प्यारे बच्चों 10 मिनट और हमको समय दीजिए, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ऐसे भी ज्यादा देर नहीं हुआ है मेरे भाई, लगभग अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है ना। 10 मिनट और समय दीजिए, आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5वां है स्थानीय स्वशासन। आपको हम बताए हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना आवश्यक है। इस व्यवस्था में समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है, शीघ्र हो पाता है। स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय का सवाल था, इसको ना आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए। ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। समझ गए। चलिए अब प्यारे बच्चों भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या है, यह भी सवाल 2 नंबर वाला में पूछा जाता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। कि अभी तक तो लोकतंत्र बढ़िया से चल रहा है, आगे भविष्य में लोकतंत्र का क्या होगा। समझ गए। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जिसमें ये वाला एक है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है। समझ गए। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या है, तो लिखेंगे हम लोग कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप में देखते हैं। अगर 70 आजादी के 76 साल के बाद भी अगर लोकतंत्र इतना मजबूत रूप से कायम है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी लोकतंत्र क्या होगा, एकदम मजबूत होगा। लोकतंत्र को कोई हिला नहीं सकता है। समझ गए ना। और देख रहे हैं कि 195 देश है और 195 में से 100 देश में लोकतंत्र आ गया है। हमें तो लगता है कि आने वाला समय में ना पूरे विश्व में लोकतंत्र हो जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है लोकतंत्र। सब लोगों को क्या लगता है, अच्छा लगता है। चलिए तो कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप से देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र साबित होगा। अगर भारत के लोकतंत्र में अगर कुछ कमियां हैं, समझ गए ना, अगर भारत के लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं तो अगर उन कमियों को दूर कर लिया जाए ना तो भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे बढ़िया लोकतंत्र कहलाएगा। पूरे विश्व का सबसे बढ़िया लोकतंत्र कौन कहलाएगा, भारतीय लोकतंत्र कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन एक ये वाला है दीर्घ उत्तरीय का कि भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। यह सवाल पूछा जाता है। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो 4 विशेषता का वर्णन हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। पहला है वयस्क मताधिकार। यह भारतीय लोकतंत्र का पहला विशेषता है। यहां पर 18 साल से ऊपर वाले हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अच्छा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताए थे ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताए थे ना। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जनता खुद शासन नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करता है। यानी कि जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन चला रही है, उसे ही कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा समान संचालित होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि जो है ना, यानी कि भारत में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं और वही प्रतिनिधि हमारे ऊपर क्या करते हैं, शासन करते हैं। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है। समझ गए ना, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी जाति को हो उनको भी वोट देने का अधिकार है, चाहे निचले जाति का हो चाहे ऊपर का जाति का हो, सबको वोट देने का अधिकार है। उसके बाद दूसरा विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार।
भारतीय लोकतंत्र का दूसरा विशेषता है नागरिकों का मौलिक अधिकार। समझ गए? यानी कि भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार जो लोगों को दिया गया है, वो मौलिक अधिकार किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, उसका बचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका दायित्व भी किसके ऊपर है? न्यायालय के ऊपर है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के ऊपर है। तीसरा प्यारे बच्चों, संसदीय लोकतंत्र। भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो संसदीय लोकतंत्र है। यहां पर संसद है, समझ गए? अगर कोई भी नियम कानून पास करना होता है तो संसद से होकर के पास होता है, ऐसे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता संसदीय लोकतंत्र है। यहां राष्ट्रपति कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। कार्यपालिका का सर्वोच्च जो पदाधिकारी वो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों मंत्रिपरिषद का, तो अगर जो शक्ति है कार्यपालिका का, जो असली शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी अर्थ में भारत क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। यहां पर असली जो पावर है ना भारत में, वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन मुख्य रूप से जो कहा जाए तो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। अगर कोई जुर्म किया है, अगर कोई गलती किया है, तो उसको स्वतंत्र तरीके से वो सजा देने का अधिकार रखती है। ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भार सौंपा गया है कि आप क्या करें? संविधान की रक्षा करें। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों इस चैप्टर में ना देखिएगा ध्यान से, द एंड हो गया। यहां पर 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम लोग तुरंत अभी देख लेंगे। 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे अभी हम लोग तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में ना मुख्य रूप से आपको लोकतंत्र के बारे में जानना था कि आखिर लोकतंत्र कितना सफल है। अगर लोकतंत्र है तो कितना बढ़िया है। लोकतंत्र बढ़िया है कि राजतंत्र बढ़िया है कि तानाशाही बढ़िया है कि सैनिक राजतंत्र बढ़िया है। अब मुख्य रूप से ना इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था। अगर लोकतंत्र बढ़िया है तो भारतीय लोकतंत्र कितना बढ़िया है, भारतीय लोकतंत्र किस तरीके से काम कर रही है, इन्हीं सब चीजों के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ना था। तो एक बार जल्दी से बताइए आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। छोटा सा एक चैप्टर था प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा, समझ गए ना? बहुत छोटा चैप्टर था। अगर आप लोग पूरा ध्यान से समझे होंगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। बस इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, समझ गए ना? बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बस ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। और यही प्यारे बच्चों क्या है इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, समझ गए? तो ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, अरे वाह 1000% सर। अरे अगर ध्यान से समझेंगे तो आएगा ही। अब जो बहुत देखिए 2-4% बच्चे क्या करते हैं ना कि हम इधर पढ़ाते हैं तो उधर लाइव चैट में ना चैटिंग करते रहते हैं। वैसे बच्चे को जब लास्ट में पूछा समझ में आया जी, तो बोलेंगे नो सर। अरे कैसे समझ में आएगा? आप लोग तो किसी और को समझने में लगे हुए थे, समझ गए ना? तो कैसे समझ में आएगा? चलिए हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? लोकतंत्र की स्थापना में कौन बाधक है? पूंजी, नेता, शिक्षा, चुनाव। तो यहां पर लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन होता है? अशिक्षा। अगर लोग अशिक्षित है ना तो वो लोकतंत्र का बाधक बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, हम लोग तुरंत देख लेंगे। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में जो सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अभी हम आपको बताया ना, भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि भारत में जनता खुद शासन न करके जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। यानी कि जनता अपने ऊपर ही अप्रत्यक्ष तरीके से शासन कर रही है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। देखिए सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, तो नहीं भाई, लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना गया है। पांचवा नंबर, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? बताइए, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आपका जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में क्या है? लोकतंत्र है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए अगला, किस सरकार के कार्य का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? किस सरकार के कार्य का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? लोकतांत्रिक सरकार। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन में ना जनता डरी हुई नहीं रहती है।
एकदम निश्चिंत होकर के सरकार के कामों का मूल्यांकन करती है कि कौन सरकार बढ़िया काम किया, कौन सरकार खराब काम किया। समझ गए? उसके बाद किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव जो है वो नियमित रूप से होते हैं? तो चुनाव होता है लोकतंत्र में, चुनाव होता है लोकतंत्र में। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो फैसला लेने में विलंब होता है लोकतांत्रिक में ही। समझ गए ना? फैसला लेने में विलंब किस में होता है? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही। लोकतंत्र में फैसला लेने में विलंब होता है। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में ना फैसला लेने में थोड़ा सा विलंब होता है। समझ गए ना? जहां गैर लोकतांत्रिक है वहां पर तो फैसला तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन विलंब होता है लोकतांत्रिक में। आगे, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? ये नया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका जवाब 3% होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश जो है वो किसमें बनी रहती है? वो लोकतंत्र में बनी रहती है। अधिकांश में ना जवाब लोकतंत्र ही होगा। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किसके द्वारा? सामूहिक सहमति के द्वारा। आपको हम बार बार बताए हैं, यहां पर जो फैसला लिया जाता है ना वो सामूहिक सहमति के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? इसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, यानी कि कहां पर व्यक्तिगत तरीके से फैसला ले लिया जाता है, मतलब कोई भी एक व्यक्ति आया और फैसला ले लिया, तो यह गैर लोकतांत्रिक में होता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है गैर लोकतांत्रिक में। आगे है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। देखिए लोकतंत्र में ना बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है जी, ये बात ना अनुरूप नहीं है। समझ गए? अगला बताइए, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यकों का शासन, ये पहला नंबर ही हो जाएगा। यहां पर लोकतंत्र में ना सब लोगों का शासन होता है, सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र में सब लोगों का शासन होता है, सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। आगे, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो जवाब हो जाएगा विविधता में सामंजस्य, ये सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था सही है, लोगों का शासन सही है, ये जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जी। कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो जवाब यहां क्या हो जाएगा? किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुआ है? तो म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार में ना लोकतंत्र अभी तक नहीं बना है, म्यांमार में लोकतंत्र अभी तक नहीं है। अगला है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आगे है कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। तीव्र आर्थिक विकास दर। देखिए लोकतांत्रिक में आर्थिक विकास तेज गति से नहीं होता है भाई, धीरे धीरे होता है। समझ गए ना? ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये तो कानून के समक्ष सबको समानता है। बहुसंख्यकों की तानाशाही, ये गलत बात है जी। बहुसंख्यक जो होते हैं वो तानाशाही नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। बहुसंख्यक लोकतंत्र में तानाशाही नहीं कर सकते हैं। अगला बताइए, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो कौन सा कारक है? निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता ये प्यारे बच्चों हो जाएगा सही। अगला बता दीजिए, निम्नांकित में कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए गरीबी आवश्यक है? नहीं। सामाजिक विषमता आवश्यक है? नहीं। अशिक्षा, अशिक्षा से लोकतंत्र का उपलब्धि बढ़ेगा? नहीं। आर्थिक समृद्धि और विकास, ये प्यारे बच्चों सही है। आर्थिक समृद्धि और विकास से ही लोकतंत्र का उपलब्धि बढ़ता है। आगे है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे होता है? जनता को होता है। इसमें अधिकार किसको होता है? जनता को होता है। जनता को क्या अधिकार होता है? प्रतिनिधि चुनने का। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट है।
निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन के सही कसौटी एवं आधार क्या है? निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी और आधार क्या है? जमा पूंजी नहीं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो होता है, सही बात है। कानून के समक्ष समानता भी है। बहुसंख्यकों का शासन, ये प्यारे बच्चों अनुरूप नहीं है। ये ना कह रहा है कि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ये अनुरूप नहीं है। तो 25वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए, हां या ना? बोलिए जल्दी से, यहां तक क्या सारे बच्चे समझ गए, हां या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना? अब तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना है सर। चलिए, वो वाला बुक देखें थोड़ा सा, ये वाला। कुछ और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो हो सकता है कि हमसे छूट गया हो, तो जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के, ये सवाल पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। पहले, अश्वेत मतलब होता है ब्लैक, काला। अश्वेत राष्ट्रपति, सॉरी, अश्वेत मतलब होता है सफेद। अश्वेत मतलब सफेद कैसे हो जाएगा? श्वेत मतलब सफेद ना होता है, श्वेत मतलब काला ही होता है। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा, कौन थे? नेल्सन मंडेला। ये सवाल पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आप बताइए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपका ये चैप्टर ना समाप्त हो गया, पूरा पूरा आपका ये चैप्टर क्या हो गया? अब समाप्त हो गया। वन शॉट में प्यारे बच्चों हम पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए, ठीक है ना। आज हमारे ऑफिस में भी छुट्टी था, तो सोचे कि चलो भाई आज रगड़ देते हैं जरा, ठीक है ना। सुबह वाला क्लास आज नहीं हुआ था, क्योंकि प्यारे बच्चों हम नोट्स तैयार कर रहे थे इसका, तो नोट्स तैयार हो गया, तो सोचे कि आज वन शॉट में खत्म करते हैं। तो बताइए आप लोग, ये चैप्टर प्यारे बच्चों कैसा लगा? और अब ना ये जो आपका बुक है लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी कि सिविक्स, उसमें सिर्फ प्यारे बच्चों एक चैप्टर और बच गया है, जिसे हम कल खत्म कर देंगे, समझ गए? यानी कि कल आपका ये किताब खत्म हो जाएगा, कल सिविक्स आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर और, एकदम छोटा सा चैप्टर बच गया है, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। हालांकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ना, कि दोनों चैप्टर को एक ही में पढ़ा देते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि दोनों चैप्टर को ना एक ही में पढ़ा देते हैं, कि लोकतंत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां, एक ही चैप्टर में ना दोनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, दोनों को हम अलग अलग पढ़ाएंगे, और अगली क्लास में ना आपका ये सिविक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स का जो आपका सिलेबस है ना, वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, सिविक्स प्यारे बच्चों कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एक सर, वाह, सारे बच्चे खूब तारीफ कर रहे हैं कि सर भाई वन शॉट बट लॉन्ग क्लास। हाँ जी, वन शॉट में तो लॉन्ग क्लास होगा ना, लेकिन अच्छा है ना, एक जगह पर आपको सब कुछ मिल गया, एक जगह पर आपको सब कुछ मिल गया, ये तो अच्छा है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जाते जाते ना कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, जाते जाते आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट प्यारे बच्चों जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वे लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि प्यारे बच्चों जल्द से जल्द अपना 1 मिलियन का फैमिली पूरा हो जाए, ठीक है, जल्द से जल्द 1 मिलियन का अपना परिवार क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को क्या करवाइए? सब्सक्राइब करवाइए, ओके, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।